डीडी एक सपना देख रहा है। चारों तरफ बर्फ है, बर्फ से ढकी पहाड़ियां हैं। डीडी बब्बन से पूछ रहा है, हे स्वर्गारोहिणी कहाँ ठहरी डिया? वो उस लहजे में, उस शैली की हिंदी बोल रहा है जिससे जागृत अवस्था में अब उसका कोई संबंध नहीं रह गया है। इस बर्फ के बीच जाने कैसे उसका पुश्तैनी गांव प्रकट हो गया है। वो तो खड्ड में है। एक बहुत ही विभत्स सा, सर्वथा बदरंग हो चुका सा सेपिया चित्र कोई उसे दिखा रहा है। अर्थी पर रखी हुई लाश, जिसका सिर सीधे कैमरे की ओर देखते हुए तो लोग उठाए हैं। लाश की बगल में एक औरत कलप रही है। कोई कह रहा है ये ईजा है, यानी मां है, और ये लाश बाबू यानी पिता की है। ऐसा कोई चित्र डीडी के मां बाप का है नहीं। हां, ऐसे विभत्स स्मारक उसने कुछ अन्य परिवारों में देखे हैं। सपने में डीडी अब उस चित्र की मां की आंसू भरी आंख को देख रहा है। ये आंख नहीं है, झील है। चारों तरफ ऊंची ऊंची बर्फानी पहाड़ियां हैं, बीच में नीली गहरी झील है जो शायद डीडी की ईजा की आंख है। स्वर्गारोहिणी यहीं से शुरू होने वाली ठहरी ना? अब बेबी बब्बन से पूछ रही है। उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर वो सामने के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ती चली जा रही है। डीडी उसके पीछे दौड़ रहा है। दोनों के बीच में थोड़ा सा फासला है, लेकिन दोनों ही अधकदम में, अधर में सहसा रुक गए हैं, रुके ही रहे हैं। मूवियोला जैम हो गया है, डीडी शिकायत करता है और संपादन कक्ष में फिल्म देखने वाले यंत्र को ठोकता पीटता है। फिल्म संपादक घाई मारे बताता है, इधर में फ्रीज शॉट है। सुनकर नायक उदास हो जाता है। विभत्स लगता है उसे ये फ्रीज शॉट, एक बदरंग सेपिया फोटोग्राफ सा। उसकी नींद टूटती है, लेकिन सपने की उदासी जागृत अवस्था में छलकी आती है। सिरहाने से घड़ी निकालकर वो देखता है 6:30। अभी रोशनी हुई नहीं है, लेकिन रसोई से आती आवाजें बता रही हैं कि जगार हो चुकी है घर में। हॉल के उस पार वाले बेडरूम में कर्नल साहब जोर शोर से हुक्म जारी कर रहे हैं। ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि सामान बंधवा रहे हैं। डीडी जानता है कि कल के अप्रिय प्रसंग के बाद उसे उधर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो उधर जाता है। सामान बांधा जा रहा है। नायिका भी अपना सूटकेस ठीक कर रही है। मैं कुछ मदद कर सकता हूं? नायक पूछता है। आप? कर्नल साहब दोनों हाथ अति नाटकीयता से जोड़कर कहते हैं, कृष्ण मुख कर सकते हैं, बड़ी मेहरबानी। नायक अपना रक्तिम मुख लेकर उल्टे पांव लौट पड़ता है। थोड़ी देर वो बाहर बरामदे में खड़ा रहता है, जाने किस उम्मीद में। फिर वो रसोई घर की ओर जाता है। काकी उसे कुछ संकोच से देखती है। बबली दी उसे चाय का गिलास थमा जाती है और फुसफुसा कर कहती है, कार्तिक ही हुआ वो, सदा का गुस्सेबाज, 2-4 दिन में भूल जाएगा। तू अपनी तरफ से अब और कुछ जन करना। डीडी भाऊ, हमारी वजह से ही तो यहाँ आया ठहरा। ये लोग आए ठहरे, हमारी इज्जत का भी तो सवाल ठहरा इसमें। अच्छा, क्या खाता है चाय के साथ? शक्करपारे होंगे 2-4, लाऊं? डीडी मना कर देता है और चाय लेकर बरामदे में फिर जा बैठता है। अब वो सुनता है कि बबली दी कर्नल साहब पर शुरू हैं। क्यों ये कर क्या रहे हो तुम लोग? सत्यनारायण कथा छोड़कर कैसे जाओगे? अरे मैंने डीडी को समझा दिया है, वो तो बच्चा है, तुम तो सयाने समझदार ठहरे। ऐसी ड्रामेबाजी करोगे बात का बतंगड़ बनेगा। हम क्या कहेंगे लोगों से? क्यों चले गए, क्या बताएंगे? कर्नल साहब कोई जवाब नहीं देते। तब राजनयिक बबली दी समझौता प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। देखो, जो तुम समझते हो कि तुम्हारी बेबी को यहाँ अपने घर में, अपने परिवार वालों के बीच कोई खतरा है, तो कार्तिक, बेबी, दया चले जाओ बल। हम कह देंगे कि कार्तिक की छुट्टी नहीं थी करके। गोदी कंजा कैसे जा सकती है कथा छोड़कर? देखो कंजा, तू यहीं रहेगी, तुझे हम पहुंचा देंगे। बबली दी को लोगों ने ब्रिगेडियर साहब नाम यूं ही नहीं दे छोड़ा है। कर्नल साहब को उनका समझौता प्रस्ताव मानना पड़ा। नायिका जा रही है और जाते जाते उससे मुलाकात नहीं हो पा रही है।
नायिका ने दया दी कि बताकर जो ऑटोग्राफ बुक दी थी वो भी तो लौटानी है, उसमें कुछ लिखना है। अब तो क्या लिखा जा सकेगा? कल जाने की बात थी, आज ही जा रहे हैं। शाश्वत दुखद सत्य, कल के जाने वाले अक्सर आज ही चले जाते हैं, और इसीलिए कल पर छोड़े हुए कुछ जरूरी काम धरे रह जाते हैं। ऐसा सोच रहा है नायक। जरूरी काम, मिसाल के लिए विधिवत विदा लेना, मिसाल के लिए वो ऑटोग्राफ बुक लौटाना, मिसाल के लिए सीधे नायिका से कह देना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, बब्बन जाने कहे कि नहीं। नायक सोचता है कि ये सभी काम मिला दिए जा सकते हैं और आज ही हो सकते हैं। वो ऑटोग्राफ बुक लाता है कि उसके एक पृष्ठ पर लिख दे, विदा, लेकिन अलविदा नहीं मेरे प्यार। वो ऑटोग्राफ बुक उलट पलट कर देखता है, ये तो दया की है। इसमें सुमित्रा नंदन पंत ने हस्ताक्षर करते हुए जो पंक्ति लिखी है उसमें हिमानी शब्द आया है। नहीं नहीं नहीं, वो इसमें विदाई और प्यार का संदेश नहीं लिख सकता। वो इसी में एक पर्ची अलग से रख कर दे देगा। लेकिन कहीं वो कर्नल साहब के हाथ पड़ गई तो संदेश निरापद होना चाहिए। नायक एक पर्ची ऑटोग्राफ बुक में से अलग करता है और उस पर लिखता है, जिलेम्बू मारकाट। इस पर्ची को ऑटोग्राफ बुक में आड़ा डालकर अब वो नायिका की खोज में निकलता है। वो उसे घर में या बाहर कहीं दिखती नहीं। कल की जाने वाली आज ही चली गई। ये पंक्ति उसके दिमाग में घूमती चली जा रही है। क्यों? वो अपने से पूछता है, और तब उसे याद आता है कि कुमाऊनी प्रेम गाथा राजुला मालुशाही में एक ऐसी पंक्ति है, भूल के जानिया आज जिन्हें जो। नायक ये पंक्ति गुनगुनाता हुआ उन सीढ़ियों की ओर जाता है जिनमें नायिका से पहली बातचीत हुई थी। एक रुमानी सा विचार उठा है उसके मन में कि शायद नायिका इन सीढ़ियों से विदा लेने गई हो, लेकिन सीढ़ियों पर उसे चोंच से पंख संवारने में व्यस्त भीगा भागा सा एक पहाड़ी कौवा ही नजर आता है। अब नायक बंगले के पीछे से रसोई घर की ओर लौटता है कि कहीं वो तो नहीं खड़ी है जहां खड़े होकर उसने नायक पर प्रथम दृष्टिपात किया था। नायक शिशु उर्फ बिच्छू घास से बचते बचाते आगे बढ़ रहा है और धीमे धीमे दर्द भरी आवाज में गा रहा है, भूल के जानिया आज जिन्हें के जो। तभी कहीं से धीमी सी पुकार आती है, मालूए मालूए मालूए। नायक को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। पहला सवाल, किसी ने मालू कहा है या कि भालू? दूसरा सवाल, अगर मालू ही कहा है यानी प्रणय गाथा के नायक के नाम से संबोधित किया है, तो क्या संबोधन करने वाली लड़की अपने को इस मालू की राजुला मानकर ऐसा कह रही है कि ये भी एक प्रीतिकर व्यंग्य है नायक की प्रीति प्रताड़ित मनस्थिति पर? या की वाद से यथार्थवाद की ओर लौटकर नायक पाता है कि जिस ठौर में ठिठक कर खड़ा हुआ है उस ठौर गुसल खाने से निकली एक नाली है। पीछे से सूंड की एक बड़ी सी झाड़ी है, सामने गुसल खाने की अधखुली खिड़की, उसके धूल सने कांच और इनके बीच से एक चेहरे का आभास मात्र। कोई नल जोर से खोल देता है, बाल्टी में भरता पानी आवाज करता है। एक क्षण को वो कोई भीतर की रोशनी जलाता और गुल कर देता है। एक चौंधिया क्षण नायक चकित देखता है इस कोहरीली सुबह कुनमुने पानी से काग स्नान कर अभी आधी अधूरी ही तैयार हुई नायिका को, अभी पहने जाते ब्लाउज पर पड़े टेलकम के उन छींटों को। कुछ इस आसक्ति से देखा है नायक ने, कुछ इस आश्वासन से मन में संजोया है नायक ने कि वो अपने से कह सक रहा है कि आजीवन कहीं न कहीं कभी न कभी यही सद्य स्नात रूप राशि इसी तरह क्षण भर को दमकती रहेगी और बड़ी देर तक उसकी पोर बनी रहेगी एक चौंध, एक चुलबुलाती लालसा टेलकम के छींटों को अपने ओठों से पोंछ देने की। खिड़की से नायिका फुसफुसाती है, मुझे ठुलदा ले जा रहा है बरेली, वहीं से अपने साथ अल्मोड़ा ले जाएगा। वो अंधेर इशारा। मैंने उससे और इजा से सबसे यही कहा है कि मैं दयादी के बारे में बात कर रही थी। कोई तुझसे पूछे तो यही कहना। और सुन,
दया की बात चलाए तो मना मत करना, वो बहुत अच्छी लड़की है। मैं बुद्धू ही नहीं, बेकार भी ठहरी, घोड़े की जीन तो नहीं ही ठहरी। अच्छा, टाटा, फिर मिलेंगे। नायिका खिड़की बंद करना चाहती है, लेकिन नायक उस गदोली को थाम लेता है जो अभी अभी विलायती विदा में लहराई थी। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए, तुम्हारी भी, किंचित अलंकारिक होकर वो कहता है। मैं बरेली आऊंगा। नायिका अति नाटकीय घबराहट से उसे बरसती है। बाबा हो, बरेली झनाना। तो अल्मोड़ा आऊं, कहीं तो हमें फैसला करना होगा। नायक अब उस गदोली को दोनों हथेलियों से कस कर थाम लेता है। क्या फैसला? कि जिसे दया न चाहिए हो उसे हम दोनों मिलकर क्या दे सकते हैं। अरे तेरी बातें हम बुद्धुओं की समझ में कहां आने वाली ठहरी। समझाने के लिए तो मिलना चाहता हूं। अल्मोड़ा आऊं? नायिका कोई उत्तर नहीं देती। वो अपनी गदोली छुड़ाना चाहती है। भीतर कर्नल साहब अपनी बहन को पुकार रहे हैं। यहां खड़ा होना निरापद नहीं है, लेकिन आमतौर से दब्बू और डरपोक टीडी यहां नायक की भूमिका में गदोली कस कर थामे रहता है। और लो, हद हो गई। उसे अपने होठों से छुलाकर बारंबार एन फ्रांसीसी अंदाज में कहता जा रहा है, खोटी फ्रांसीसी में, जिलेम्बू 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 जिलेम्बू। उसी लय ताल में नायिका कहती जा रही है, बस हो गया, अब छोड़ दे। लेकिन अब स्वयं गदोली छुड़ाने की कोशिश नहीं करती। कोई गुसलखाने का दरवाजा बड़बड़ा रहा है। अरे बस समझ गई, मस्यू तू मोंशेरी, नायिका कहती है और झटके से अपनी गदोली छुड़ाकर खिड़की बंद कर देती है। ये झटके नायक को असंतुलित कर जाते हैं। धराशायी तो नहीं होता वो, लेकिन धप से सिसोण की झाड़ पर बैठ जाने को बाध्य जरूर हो जाता है। अब उसका सर्वस्व दंशित है। सारे तन में खुजली धधक रही है और मन में भी। नायिका ने जिलेम्बू वाले ही गाने से मॉन्स्यू तू मोंशेरी, श्रीमान तू मेरा प्रीतम वाला टुकड़ा दोहराया है, तो महज इसलिए कि वो उसके प्रेम का कुछ और मजाक उड़ाना चाहती थी, या कि इसलिए कि वो कहना चाहती थी, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। और ये ऑटोग्राफ बुक तो जेब में रह गई। लेकिन वो बंगले के पिछवाड़े से सामने तब तक नहीं जा सकता जब तक बदन में उठती इस जलन को बिना सिसकारे बर्दाश्त करने में समर्थ न हो जाए। नायिका, दयादी और कर्नल साहब जा चुके हैं। डीडी को उम्मीद है कि अगर वो अब भी तेजी से जाए तो उन्हें डांट बस स्टैंड पर पकड़ सकता है। वो बहाना करता है, मैं मामी के यहां जा रहा हूं, कथा तक आ जाऊंगा। बबली दी कहती है, भाव जहां जाता है जा, इतनी विनती हमारी मानना, बस स्टैंड झन जाना। बदहवास बेतरह हांफता नायक बस स्टैंड टांट पहुंचता है। बेबी और कर्नल साहब कहीं बाहर नहीं दिख रहे। किसी बस में होंगे। किस बस में? इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, किसी में नहीं। बसें छूट रही है। क्या वो चली गई? कल की जाने वाली। और तब डांट को छोड़ती एक बस की आगे वाली खिड़की से एक चेहरा थोड़ा सा घूमता है। एक उठी गदोली हिलने का आभास मात्र देकर टाटा कहती है, बेबी। नायक चिल्लाता हुआ दौड़ पड़ता है उस गदोली की ओर, जो न न्योत रही है, न मत आना कह रही है, जो केवल एक चरम विवशता व्यक्त कर रही है। बेबी, तुम्हारी ऑटोग्राफ बुक। नायक खिड़की तक पहुंच चुका है। वो ऑटोग्राफ बुक देने के लिए हाथ बढ़ाता है। ड्राइवर इस तमाशे की ओर देखते देखते दूसरा गियर डालता है। एक और चेहरा, घृणा और क्रोध से तमतमाया एक फौजी चेहरा उसी खिड़की से बाहर निकलता है। वो ऑटोग्राफ बुक पकड़कर फेंक देता है और नायक पर थूक देता है अंग्रेजी के 2 शब्द, ब्लडी बास्टर्ड। नायक असंतुलित होकर गिर पड़ता है। गाड़ी दूसरा गियर पकड़कर डाक खाने की बगल से मुड़ जाती है। ओझल हो जाता है आंखों से वो एक चेहरा जो उस खिड़की के लिए फौजी चेहरे से लड़ रहा है। बीच चौराहे पर नायक गिरा पड़ा है। उसके घुटने छिल गए हैं।
हथेलियां भी। चश्मे की एक डंडी मुड़ गई है, एक कांच टूट गया है। ऑटोग्राफ बुक दूर पड़ी हुई है और उसमें दबाकर आड़ी रखी गई एक पर्ची ताल की ओर उड़ती जा रही है। अच्छा है कि चश्मा टूट गया है और वो उस भीड़ को नहीं देख पा रहा ठीक ठाक से, जो देख रही है एक धूल धूसरित छैला को जो हंस रही है, तीखी टीका टिप्पणी कर रही है। सुनते हुए ही इतना संकोच हो रहा है, देख पाता तो जाने क्या होता। किसी भावनात्मक विस्फोट ने सब कुछ तितर बितर कर दिया है। ऐसी प्रतीति होती है डीडी को। टूटा चश्मा और ऑटोग्राफ बुक उठाते हुए उसे लगता है मानो अपना ही मलबा उठा रहा है। चश्मा और ऑटोग्राफ बुक डीडी हिप पॉकेट में रखता है, पतलून और पुलोवर झाड़ता है और उस पर्ची की खोज में बढ़ता है जो ताल की तरफ उड़ गई थी। एक तमाशाई जोर से कहता है, गलत जो थोड़ी कह जा रहे, मोहब्बत के मारों का यही अंजाम होता है। जमाना उन पे हंसता है, नसीबा उन पे रोता है। दूसरा कहता है, अरे गलत क्यों कहेंगे डियर, उनने भी तो यही सब किया देखा ठहरा। नायक वहां पहुंच गया है जहां नावें बांधी जाती हैं। यहीं पड़ी है वो पर्ची, गीली हो गई है, अक्षर फैल गए हैं। वो पर्ची उठाता है, पुलोवर की बांह को ब्लॉटिंग पेपर का दर्जा देता है और फिर पर्ची अपनी जेब में डाल देता है। उसी तमाशाई की आवाज आती है, लागी रो लगन टूटे न तार, हाय रे शक, हाय रे प्यार। नाव वाले चिल्ला रहे हैं, आपसे बोट से, मलताल बोट से। डीडी एक नाव पर जा बैठता है। नाव को धकियाते बोटमैन से तमाशाई कहता है, अरे ध्यान धरना हो धनराम इस मजनू का, ताल में फाल मार देगा मेरा यार, तो हत्या लगेगी तुझे। नाव से निरुद्देश्य मलिताल जाते हुए, पानी को उंगलियों से संवारते हुए, डीडी को उसी फिल्म का एक और गीत याद आ जाता है जिसके एक गीत से तमाशाई ने उस पर फप्ती कसी थी, तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, मालिक उठा ले। गुनगुनाता है उसका मन। और चूंकि डीडी बुद्धिजीवी है, उसे नायक के रूप में अपनी ये परिणति बहुत खलती है। कितनी खराब पटकथा लिखता है परमात्मा, परमात्मा कसम। मल्लीताल पहुंच ही गया है तो इधर उधर ही क्यों भटकता रहे, क्यों न मामी के यहां हो आए। जहां जाने का बहाना लगाकर वो बस स्टैंड पहुंचा था। उसकी इस हालत पर हमेशा गुमसुम रहने वाले मामा मामी अव्वल तो कोई टिप्पणी करेंगे नहीं, कर भी दें तो वो कह सकता है पांव फिसल गया था। ये कोई बहुत बड़ा झूठ ना होगा। पांव फिसलने की बात तो बल्कि सच ही है, झूठ इतना ही कि फिसलने का संदर्भ और स्थान सही नहीं बताया जा सकता। तो अधेड़ मामा मामी ने डीडी का दुर्घटना वृत्तांत चुपचाप सुन लिया, लेकिन उनके चेहरे पर बराबर अविश्वास की एक छाया बनी रही। इससे डीडी को सावधान होना चाहिए था, नहीं हुआ। बंबई की गुमनामी का आदी होकर डीडी भूल चुका था कि ये कुमाऊं है। यहां हर कोई हर किसी के बारे में पूरी जानकारी रखना अपना कर्तव्य समझता है। ये कौन हुए? ऐसी जिज्ञासा हर अजनबी के संबंध में करना यहां शिष्टाचार में शुमार है। जिज्ञासा समाधान कोई न कर सके तो शिष्टाचार का तकाजा ये है कि सीधा अजनबी से ही पूछ लीजिए, माफ कीजिए साहब, मैंने आपको नहीं पहचाना, आप कौन हुए? कौन हुए का सपाट सा जवाब परिष्कृत नागर समाज तक में सर्वथा अपर्याप्त माना जाता है। यह बदतमीजी की हद है कि आप कह दें कि मैं डीडी हुआ। न कहिएगा तो आपसे कहलवा लिया जाएगा। मैं डीडी हुआ, दुर्गा दत्त तिवारी, बगड़ गांव का। मेरे पिताजी मथुरा दत्त तो बहुत पहले गुजर गए थे, उन्हें तो आप क्या जानते होंगे, बट परहैप्स यू माइट बी नोइंग मिस्टर बीडी तिवारी, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। वो मेरे एक अंकल ठहरे। और सीएस तिवारी जो अंडर सेक्रेटरी फाइनेंस रिटायर हुए, वो मेरे दूसरे अंकल ठहरे। उम्मीद करनी होगी कि इतने भर से जिज्ञासु समझ जाएगा, न समझा तो आपको ननिहाल से वंशावली बतानी होगी। खैर, जब भी जिज्ञासु समझेगा तब प्रसन्नता ही व्यक्त करेगा। अरे क्यों नहीं, सीएस और मैं तो हॉलैंड हॉल में रूममेट थे। नाउ आई कैन प्लेस यू।
तुम्हारी ये कजन आधार के केशव चंद से भी आई है ना? वो मेरी बुआ का लड़का हुआ। पारिवारिक संदर्भ के बाद आपको अपना अप टू डेट बायोडाटा प्रस्तुत करना होगा। डीडी ये भी भूल गया था कि किस्सा गोई की कुमाऊं में यशस्वी परंपरा है। ठंड और अभाव में पलते लोगों का नीरस श्रम साध्य जीवन किस्सों के सहारे ही कटता आया है। काथ, क्वीड, सौल, कठौल, जाने कितने शब्द हैं उनके पास अलग अलग तरह की किस्सा गोई के लिए। यही नहीं, उन्हें किस्सा सुनाने वालों को ऐसा जो थोड़ी या ऐसा जो क्या कहकर टोकने की और फिर किस्सा अपने ढंग से सुनाने की साहित्यिक जिद भी है। तो डीडी अनुमान नहीं कर सकता था कि जिन मामा मामी को वो एक निहायत नीरस सा झूठ सुना रहा था, उन तक एक निहायत सनसनीखेज झूठ पहुंच चुका था पहले ही, और वही झूठ बदहवास चीना माल चढ़ता हुआ अब भी सोनी रानी की कोठी में पहुंचना चाहता था। इसके अनुसार डांड में बरेली से आए एक फौजी अफसर विशेष ने बंबई से आए एक आशिक मिजाज पच्चलन नवयुवक विशेष की जमकर पिटाई की, क्योंकि वो अफसर की बहन को बस से खींचकर नीचे उतारना चाहता था। इस किस्से में अफसर और नवयुवक के बीच का समस्त व्यापार और संवाद ऐसा था कि खिन्न चित्त से ये स्वीकार करना पड़ता है कि लोग बाग परमात्मा से भी गए गुजरे पटकथा लेखक हैं। पर क्या किया जाए, उनकी चल रही है, चला रहे हैं। डीडी को सारी बातें तब मालूम हुई जब बब्बन उसे खोजता हुआ पहुंचा। वो बहुत गंभीर मुद्रा में था। वो उसे अपने साथ ले गया बाहर। उसने एक रहम दिल पर पाबंद कानून थानेदार की तरह उससे तफ्तीश की। डीडी ने अपने बचपन के दोस्त से सच कहा और सच के सिवा कुछ नहीं कहा। सुनकर बब्बन ने चैन की सांस ली। उसने नायक की पीठ पर बड़े प्यार से एक धौल जमाया और कहा, अबे ओए देवदास के, बीच शहर में लुटिया डुबोदीनी खानदान की। अबे यार, लोग उड़ा रहे हैं, तूने वहीं डांट पर इंग्लिश फिंग्लिश वाली धैकिस चालू कर दी, और फिर जब तेरी मासूका तुझसे छीन ली गई तो तूने ताल में छलांग लगा दी और धनराम बोटमैन ने तुझे बचाया। बब्बन ने उसे पूरी खबर सुनाई और फिर इस प्रोपेगेंडा से निपटने की रणनीति समझाई। मल्लीताल से ही रणनीति का परिपालन आरंभ हो गया। जिस दुकान में चश्मा ठीक करने के लिए दिया गया, उसके बाहर खड़े होकर बब्बन ने हॉकी स्टिक बार बार भांजते हुए जोर जोर से किन्हीं अज्ञात अनाम लोगों के बहनोई का पद संभाला। उसने जानना चाहा कि ये साले बब्बन के भाई डीडी और बब्बन की बहन बेबी के बारे में सारे शहर में जो कहते डोल रहे हैं, वो सब बब्बन के सामने आकर क्यों नहीं कहते हैं। पर इन्हें जाकर बताओ कि बब्बन क्या चीज है। लगता है इनकी याददाश्त खराब है। परार के साल हॉकी फाइनल खेलने के बाद बब्बन ने बरेली के लोफर लड़कों की जो कुटाई की थी फ्लैट्स में, भूल गए? पीलीभीत वाले शौकत का चौखटा किसने बिगाड़ा था, याद नहीं? जीजीआईसी की लड़कियों को अभी पिछले महीने चीना पीक में मुरादाबादी मजनुओं से किसने बचाया था, भूल गए? जो बब्बन आपकी माताओं बहनों की इज्जत का रखवाला रहा है, उसकी बहन के बारे में जो लोग अनशन बक रहे हैं, क्या उन्हें गलत फहमी हो गई है कि बब्बन ने चूड़ियां पहन ली है? अब लाशें बिछ जाएंगी बाबू, घरों में मातम मच जाएगा। देखी नहीं है बब्बन की स्टिक और उसका ये रमपुरिया चाकू? हुआ क्या? मजमे में शुमार लड़कों ने पूछा। बब्बन को घोर आपत्ति हुई कि कतिपय अज्ञात अनाम साले पीठ पीछे बदनाम करते हैं और बब्बन के सामने ऐसे बनते हैं जैसे उन्हें कुछ भी मालूम नहीं। बब्बन ने उस नैनीताल के भविष्य के बारे में घोर चिंता व्यक्त की जिसका हर नौजवान जनखा हो चला है। बब्बन ने नगर की शौर्य परंपरा के हित में सभी से अनुरोध किया कि मर्दों वाली बात करो डियर, जो पीठ पीछे कहते हो यहाँ कहो। बब्बन ने विश्वास दिलाया कि कहने वाले का जबड़ा तोड़ देने का काम तसल्ली बख्श ढंग से किया जाएगा। बब्बन ने सूचना दी कि इस कार्य विशेष के लिए उसकी स्टिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। बब्बन के छोटे भाई डीडी का, जो बॉक्सिंग चैंपियन है और बंबई में बराबर अशोक कुमार के साथ प्रैक्टिस करता आया है, एक घुसाई काफी होगा। बब्बन ने अतिरिक्त सूचना दी कि डीडी के पास पिस्तौल है और वो खून का प्यासा हो चला है। बब्बन अपने शहर का मामला समझ के उसे रोके हुए है। इस मोड़ पर डीडी को रणनीति के अनुसार युद्धनाद करना था, लेकिन उससे सधा नहीं। कुछ अस्पष्ट सी अर्थहीन ध्वनियां उसके कंठ से अलबत्ता फूटी। खैर, बब्बन ने नगर की नामर्दी पर शर्म से सिर झुका लिया और डीडी से चलने का अनुरोध करते हुए ये आशंका व्यक्त की कि शायद नैनीताल नगरी में अब सभी नवयुवक ऐसे बसते हैं जो एक लखनवी शौक के शिकार है। इस पर कुछ लड़कों ने बौजू
बाप और कुछ ने परमात्मा कसम खाकर कहा, हम तो अभी सीधे सीधे घर से आ रहे हैं बब्बन भाई, और हमने कुछ नहीं सुना, हमें कुछ नहीं मालूम बब्बन उस्ताद माजरा क्या है। बब्बन ने उन चेलों पर लानत भेजी जो उस नाजुक घड़ी में जिसमें उस्ताद के खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाई जा रही थी, मजे से लिहाफ में दुबके 62 तक की गिनती कर रहे थे। कुछ लड़कों ने कहा कि हमने उड़ती उड़ती सी कुछ सुनी थी उस्ताद, उड़ाने वालों को डांट दिया था। पूरी तफ्तीश के लिए दोपहर तलीताल जाने का इरादा रखते थे, ये काम वहीं के बाजार वाले लौंडों का रहा होगा। बब्बन ने उन चेलों पर लानत भेजी जो सुनकर भी दौड़े दौड़े उस्ताद के पास नहीं पहुंचे, या जिन्होंने फौरन तलीताल जाकर बाजार वाले लौंडों को ललकारा नहीं। अब बब्बन ने उपस्थित जन समुदाय का ध्यान इस अप्रिय प्रसंग के कुछ नितांत शोचनीय तथ्यों की ओर दिलाया। पहला यह कि बब्बन के खानदान के एक नहीं 2 सदस्यों को बदनाम किया जा रहा है। दूसरा ये कि उन्हें एक दूसरे के संदर्भ में बदनाम किया जा रहा है। बब्बन ने जानना चाहा कि जिन लोगों ने अफवाह उड़ाई है, क्या उन लोगों के घर में ये सब चलने लगा है। बब्बन ने उन लोगों की बुद्धि पर तरस खाया जिन्होंने ये अफवाह एक ऐसे नवयुवक के संदर्भ में उड़ाई है जो डायरेक्टर है, जो एक फिल्म में बैजंती माला के साथ रहा, एक में नलिनी जयवंत के, जो टॉप की हीरोइनों के साथ उठता बैठता है। उसके लिए क्या कजनबाजी ही बच रह गई है। इस पर सभी उपस्थित नवयुवकों ने जो बब्बन के चेले चाटे थे और सुबह से उस्ताद के इस आदेश की प्रतीक्षा में थे कि बंबई से जो लोफर आया था उसकी खाल उधेड़ दो, अब उन लोगों की खाल उधेड़ने का वचन दिया जिन्होंने बंबई से आए बब्बन के शरीफ छोटे भाई को बदनाम किया है, और सो भी बब्बन की बहन के संदर्भ में, और सो भी एक मामूली सी घटना के प्रसंग में। मामूली घटना ये कि डीडी बेबी के भाई साहब को बेबी की नोटबुक लौटाते हुए फिसल कर गिर गया। भर्त्सना के पात्र ये सब जिन्होंने गिरे हुए डीडी को उठाने की बजाय फप्तियां कसी, किस्से गढ़े और फैलाए। बब्बन और डीडी एक जुलूस में मल्लीताल से तल्लीताल की ओर बढ़े। जुलूस बीच बीच में रुका, बब्बन का प्रवचन हुआ, अधिकाधिक नवयुवक जुलूस में शामिल होते गए। इन सब को तल्लीताल में किन्हीं बदमाशों से बदला लेना है जो इधर बहुत बौली रहे हैं, मतलब बावले हो रहे हैं, बहुत औतीरे रहे हैं, मतलब अवतारवत हो रहे हैं। जुलूस अपने पीछे ये कानाफूसी छोड़ गया है कि आज बब्बन बौली रहा है, औतरी रहा है, आज तल्लीताल वालों की शामत आ गई है। जुलूस तल्लीताल पहुंचा, वहां भी वही बातें दोहराई गई। तल्लीताल के लड़के भी उन अज्ञात अनाम कमीनों की औलाद को मारने के लिए उद्यत हो चले। अंत में ये तय पाया गया कि चीना खान लाइन्स के 2-4 लौंडे दिखाई दिए थे सुबह, उनमें से ही किसी एक का काम रहा होगा। इन लौंडों को पेश किया गया। इनमें से एक को, जो अधिक भड़कीले कपड़े पहना था और जिसे कंघी से बाल संवारते रहने की कुटैव थी, आगे आने को कहा गया। एक झापड़ से का अभिवादन किया गया और फिर उससे कहा गया कि बब्बन दाजू से माफी मांगे। लड़का कहता गया कि मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन तल्लीताल के दादा और अपने गुरु शिब्बन के स्तर के आगे उसे झुकना ही पड़ा कि जब बब्बन उसके बड़े भाई के समान है तब उसके पांव छूने में नखरा कैसा। डीडी के लिए ये तमाम प्रसंग नितांत अरुचिकर है। उसे बराबर डर लगता रहा है कि कहीं सचमुच मारपीट न शुरू हो जाए। वो इस जुलूसबाजी में बब्बन के साथ रहा है तो इसलिए कि ये बब्बन की रणनीति का आग्रह है। कहीं बब्बन का मूड उखड़ गया तो यही लड़के मिलकर डीडी को पीट सकते हैं। इस बात का डीडी को बराबर एहसास रहा है। सत्यनारायण कथा के बाद बबली दी की अध्यक्षता में डीडी बेबी कथा चल रही है। डीडी मौजूद है, बगैर किसी दिलचस्पी के सुन रहा है। नहीं हो, डीडी तो गऊ ठहरा, गऊ। याद नहीं, बीए पास करके जब वो आया था हमारे यहाँ, बोल तक नहीं फूटने वाला हुआ उसके मुंह से। एक किताब ली, दिन मान उसी में मुंह घुसाए बैठे रहने वाला हुआ। बबली दी विषय प्रवेश करती है। मौनी मामा कहते थे हम। मुनिया कहती है, तू ज्यादा मत बोल हो चली, बड़ों की बात हो रही है। बबली दी कहती है, गऊ ठहरा गऊ, इसीलिए तो बहुत ही ताजुब हो रहा है। किसान कैसे हो गया है? तो चुप रहा बनो, हर बखत ठीठी भली नहीं लगती, इसी ठीठी में तो हो गया इतना फजीता। दीदी कुछ हमको भी समझाएगा भाऊ, तुझको क्या हो गया? इश्क, बब्बन कहता है और फिर बंसी बजाने लगता है। इश्क फिश्क तो हम नहीं जानते भाई। बबली दी कहती है, अबे कैसे जानोगे तुम, तुम्हारे लिए 2.5 आखर प्रेत बराबर ठहरा। बब्बन फिर बंसी बजाता है। ठहर बब्बनो,
सुंदर सुघर बबली दी अब अपनी किंचित स्थूल हो चली काया को संभालते हुए उठती हैं और बब्बन की बंसी छीन कर उसी से बब्बन को बरसती हैं। फिर बंसी को हाथ में बेंतवत धारण किए हुए कहती हैं, अब ये हंसी मजाक की बात तो रहने की भाई। बब्बन जो अब तक लेटा हुआ था उठकर बैठ जाता है और कहता है, अरे हंसे नहीं तो क्या करें, ये डीडीटी बंबई में इमली के पत्ते पर दंड पेलने का धंधा करता है। हाँ, भाईजान का अपना तो कोई रहने खाने का ठिकाना है नहीं और ख्वाब देख रहे हैं शास्त्री जी की इकलौती बेटी को ब्याह कर गृहस्थी बसाने का। अब जिस बेबी के 4 भाई हैं, चारों बड़े बड़े ओहदों पर हैं, उसे इससे कौन ब्याहेगा? पहाड़ से नीचे धक्का जो नहीं दे देंगे। बबली दी बोली, खैर ऐसा तो तुम मत कहो रे, कोई गया गुजरा जो थोड़ी ठहरा हमारा डीडी। अच्छा कमाद हमारा, मानने बरतने वाला भी खूब ठहरा। देखा कितनी दूर से आ गया सुधा के ब्याह में, ऐसी नजदीकी जो क्या ठहरी हमसे इसकी रिश्तेदारी, स्नेह का संबंध हुआ। कैसी सुंदर साड़ी दी इसने सुधा को, तुम्हारे उस कन्नल की लाई साड़ी से तो लाख गुना भली। सच्ची क्या लाया होगा कार्तिक दा वो साड़ी कैप? गुड़िया अचरज करती है। वो समझती है कि अब अपेक्षाकृत संपन्न रिश्तेदारों की कौंठी कंजूसी उजागर करने का खेल शुरू होने वाला है। तू चुप रहो, बबली दी कहती है साड़ी की बात नहीं हो रही, डीडी की बात हो रही है। मैं कहती हूँ क्या कमी है डीडी में? बगड़ गांव का तिवारी हुआ, संबंध इससे सभी ठहरे, देखण चाह ठहराई, लंब चौड़ चौड़ तो खैर कुछ नहीं है। गुड़िया आपत्ति करती है, सीख सा तो है। हो जाएगा बहनी, चौड़ भी हो जाएगा। बबली दी कहती है, अपने मामाओं पर गया है, कैसे हैं वो लंब तड़ंग। अब जरा कमाने धमाने अपना कर सकने वाला हुआ है, भर जाएगा, सीढ़ी आ जाएगी इसके मुख पर। ब्याह के दिन देखना कैसा दिखेगा पीताम्बर कुर्ता और टांगा पहनकर, साक्षात विष्णु रूप। गुड़िया मुंह मटकाती है, और क्या? बबली दी कहती है, तो भाई मुझे तो डीडी में कोई कमी जैसी नजर नहीं आ रही। हमारा जैसा जमाना होता ना तो गोदी के अंजा आंख मूंद कर अपनी बेबी इस डीडी से ब्याह देती। तुम्हारा जैसा जमाना है कहाँ? बब्बन पूछता है। वही तो, बबली दी कहती है, इसीलिए डीडी भाऊ सब तरह से सोचना हुआ है। उन्हें भी सोचना हुआ, हमें भी। उन्हें सोचना हुआ कि अपनी ऐसी सिर चढ़ी लड़की को जो काम के नाम पर सींग तोड़कर दो नहीं कर सकती, कैसे ऐसे घर में ब्याह दें जहां नौकर चाकरों की कमी हो। हमें सोचना हुआ हम ऐसी लड़की अपने घर लाएं क्यों जिसे काम का सीप नहीं। 4 आदमियों के बीच कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं, जिसको इसकी अकल नहीं है। मुझसे जो पूछते हो तो डीडी में कोई कमी नहीं ठहरी, हाँ बेबी में फिर भी कमियां ठहरी। ऐसा तो तुम मत कर मम्मी, हमारी बेबी केंजा लाखों में एक है। मुनिया आपत्ति करती है, अरे तू क्या कर रही है तरफदारी, मेरी तो वो बहनी ठहरी, मैं नहीं जानूंगी उसके गुण। मैंने तो एक बात कही डीडी के ब्याह के बारे में, डीडी के लिए मुझे वो पसंद नहीं है। हाँ अभी जो तुम दया की बात करते हो, मैं डीडी का उससे ब्याह करने को फौरन राजी। आहा कितनी भली चली है वो। सच रे डीडी भाव, तू दया से भी ब्याह क्यों नहीं कर लेता? तू हाँ करता है, मैं अभी जाकर गोदी केंजा को मना लेती, उपकार हो जाएगा बेचारी दया का, तेरा भी। कुशल इतनी, तू 200 देगा 200 में चला देगी तेरी गृहस्थी। तू 2000 ला के रखेगा हाथ में तो 2000 जैसी बना देगी तेरी गृहस्थी। 2 लाख रखेगा तो मम्मी? मुनिया पूछती है। सिनेमा वालों को तो जब मिलते हैं तो लाखन मिलते हैं, 2 लाख रखेगा तो 2 लाख जैसा भी कर देगी। 100 में मुश्किल होने वाला रहा, 1000 लाख में तो सब अपने आप हो जाने वाला हुआ, आ जाने वाला हुआ। 2 लाख हाथ में रखने वाला हो जाएगा तब तो डीडी मामा का ब्याह बेबी केंजा से हो सकेगा ना मम्मी। तू भगवान जैसी मत बोलती रहा मुनिया, बबली दी कहती। फिर डीडी क्या करता है भाऊ, बात चलाऊं दया की? क्यों मन जैसी नहीं आ रही क्या? डीडी दाजू को तो गन जैसी आ रही है। गुड़िया कहती है, इतनी देर से तू कड़कड़ लगा रही है, ये अपना छेद भेद ही नहीं दे रहा। नायक अब बाध्य है कि कुछ कहे। मेरा अभी शादी का कोई इरादा नहीं है। सुना, गुड़िया कहती, जब तक बेबी की बात हो रही ठहरी ये चुपचाप सुना ठहरा। दया की बात की तो मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है बल। बबली दी पूछती है, तो फिर क्या करता है? बेबी से ही करता है, उसी से लाग रही लो। कह दूंगी गोदी केंजा से, उन्हें मनाना वैसे मुश्किल ही ठहरा भाव। डीडी बाध्य है कि कहे, मैंने कहा ना मेरा शादी का अभी कोई इरादा नहीं। बबली दी उपसंहार करती है, हाँ ठीक ही ठहरा,
बच्चा ही हुआ अभी, बब्बन से 2 साल छोटा ठहरा। बब्बन की शादी की कोई बात नहीं हो रही। शादी जो अभी नहीं करनी है भाव, तो वो सब भी जानकर वो क्या कहते हो तुम लोग? इश्क मम्मी? बबली दी अचरज वाली मुख मुद्रा बनाकर अपनी बिटिया को देखती हैं, चपतियाती हैं। चर फारम डाम इश्क नहीं होने वाला आ गया काल, कैसे ना आए। वैसे ही सिनेमा आग लगा रहा, कमी हो रही है कहने को, अपने ही लोग घर में भी दिखा रहे सिनेमा जैसा। मैं तो भाई समदर्शी ठहरी, बेबी से भी कहूंगी, डीडी से भी कहती हूँ। जब ब्याह की कोई बात ही नहीं है तो फिर ये इश्क मुझको बंद करो, जो जरूरी हो रहा होगा। डीडी उठ खड़ा होता है और बब्बन से पूछता है, चल रहा है? बब्बन भी पारिवारिक सभा से अब भर पाया है, लेकिन सैंडल पांव में डालते हुए वो जानना चाहता है। कहाँ? बबली दी कहती, सिगरेट की तलब लग रही होगी, यहीं पी लो हो, सुंदर बातचीत हो रही। तू अभी रहेगा 2-4 दिन? लखनऊ आएगा हमारे यहाँ? बैठ हो, तुझसे तो मेरी बात ही नहीं हो रही। डीडी नहीं बैठता। अबे चलना कहाँ है? कहीं भी। ऐसे ही चलो कि तैयार हो जाऊं? ऐसे ही। बब्बन उसके गले में हाथ डालते हुए कहता है मेरे दिल कहीं और चल, इश्क में ऐसा भी होने वाला ठहरा बल। डीडी जाते जाते एक दृष्टि अपने कक्का के इस परिवार पर डालता है। उसे लगता है कि आइंदा मैं जो कुछ करने वाला हूं बेबी के प्रसंग में, वो कुमाऊनी पारिवारिक जीवन से इस अंतिम नाते को भी काट सकता है। ये सोचकर वो उदास होता है। यों उदास हो जाने के लिए डीडी द मूडी के पास कारणों की कोई कमी नहीं, जो एक और कारण पैदा होने से अतिरिक्त उदास हो। चुंगी से जरा नीचे फ्लैट्स की ओर उतरने वाले रास्ते से थोड़ा कटकर पेड़ों के बीच समतल भूमि का एक टुकड़ा सा है। शायद यहां कभी बहुत पहले कोई कुटिया रही हो। यहीं घास पर बैठ जाते हैं बब्बन और डीडी पेड़ों की ओट में। बब्बन अत्तर यानी चरस वाली सिगरेट बनाता है। खाएगा? वो पूछता है, यानी पिएगा। डीडी सिर हिलाकर स्वीकृति देता है। स्पेशल या ऑर्डिनरी? बब्बन जानना चाहता है कि डीडी अत्तर वाली पिएगा कि नहीं। डीडी स्पेशल मांगता है। सिगरेट सुलगा कर बब्बन कहता है, लगे दम मिटे गम। गम लेकिन बढ़ता है। अत्तर डीडी को यूं भी पसंद नहीं। कैसी अजीब गंध आती है और कैसा सूख सा जाता है गला नाक। डीडी कभी हिलविल लेता है कि नहीं? बब्बन पूछता है। हिलमिल? हिलविल? अबे हिलविल किसी फंटी के साथ? छी नहीं। कोई चक्कर ही नहीं चला है मुंबई में? नहीं। ओ तो वही अपना हाथ जगन्नाथ है। बब्बन ठहाका मारता है। डीडी को सहसा अपने मुंह का स्वाद बिगड़ता हुआ सा मालूम होता है। कहता है, अत्तर में मजा नहीं है। दारू वाला हुआ क्या आप? बंबई में खूब खुलती होगी हुचकी की बोतल। बंबई में नशाबंदी है, विस्की बहुत महंगी होती है। मुझे पीने का शौक नहीं है, हो भी तो भी कर नहीं सकता। हाँ गरीब जो ठहरा बल। बब्बन सुट्टे लगाया जा रहा है। अबे ओए डी तुझे क्या हो रहा है जो ये उखड़ी उखड़ी बातें कर रहा है? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। डीडी बब्बन को पीठ देकर नीचे ताल की ओर दृष्टि जमा देता है। बब्बन कोहनी के सहारे लेटा चरसदार सिगरेट पर सुट्टे लगाता जाता है। सिगरेट खत्म करके बब्बन दोनों हथेलियां जोड़कर तकिया बनाता है और लेटे लेटे आसमान की ओर देखते हुए कहता है, वो तो बबली दी ने कहा कि पहले उससे पूछ लेना, वरना बेटा मैं तो आज तेरी ठुकाई करने के इरादे से निकला था। मुझे पता है, डीडी कहता है। क्यों कर रहा है तू ये सब? मुझे खुद पता नहीं। टेडी तू जानता है कि बेबी का परिवार ऊंची हैसियत वाला है। तू जानता है कि हम उन लोगों को नाराज नहीं कर सकते। उनके हम पर कितने एहसान हैं। इस समय भी वो मेरे लिए लखनऊ में नौकरी की कोशिश कर रहे हैं। मैं जानता हूं। फिर तो ऐसा काम क्यों करना चाहता है यार, जिससे उनके हमारे संबंध बिगड़ जाएं? मैं नहीं जानता। बब्बन आता है, उसके पास बैठता है और उसका चेहरा अपनी ओर घुमाकर कहता है,
पता है मगर नहीं पता है, जानता हूं मगर नहीं जानता हूं। इश्क में ऐसा भी होने वाला ठहरा पल। कसब। डीडी अपना चेहरा फिर फेरने की कोशिश करते हुए कहता है कुमाऊनी में। 3 दिन की मुलाकात में ही मजनू हो जाते हैं लोग। कसब। बस बेबी में ऐसा रखा क्या है? कसब। डीडी, जब 2.5 साल बंबई में तो ब्रह्मचारी रह सका, पराई स्त्रियों को अपनी मां बहन मान सका, तब साले यहां 2.5 दिन में एक ऐसी लड़की पर कैसे चालू हो गया तो, जिसे पारिवारिक आग्रह पर तुझे बहन ही मानना चाहिए था? कसब। देख डियर, इस बार जवाब में कसब तो कहना मत, समझा? ये बता, इस चक्कर को तू छोड़ने वाला है कि नहीं? कसब। बब्बन डीडी का जबड़ा छोड़ देता है और फिर चित्त लेट जाता है। डीडी मुक्त जबड़े को सहलाता है और चेहरे का कोण ठीक करने के बाद फिर ताल को देखने लगता है। प्यार के कैमरे के 2 ही फोकस हैं, प्रे का चेहरा और वो न हो तो ऐसा कुछ जो अनंत दूरी पर स्थित हो। बब्बन गुनगुनाने लगा है, तो कहे अगर जीवन भर में गीत सुनाता जाऊं। प्रेमियों के सहचर उनके मनोरंजन के लिए ऐसा ही कुछ करने को अभिशप्त हैं। डीडी भी अब लेट जाता है। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा भाव है कि मैं जीवन भर वो गीत सुनने को प्रस्तुत हूं। उसकी आंखें छलछला आई हैं, उसका चेहरा फीका पड़ने लगा है। डीडी, बब्बन गाना बंद करके पूछता है, क्या हुआ बे? इस बार डीडी जवाब में कसब भी नहीं कहता। फिर किस सोच में पड़ गया तू? बब्बन जानना चाहता है। मैं मरने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार उसे बरेली जाकर देखभाल लेना चाहता हूं, डीडी रोते हुए कहता है। बब्बन उठ बैठता है, डीडी को हिलाता है। मर कौन रहा है बे? मैं मर रहा हूं, डीडी कहता है। गाड़ीवान भाई, जरा जल्दी चलो, बहुत देर हो जाएगी। बब्बन हंसता है। साले देवदास के बच्चे, हमसे थिएटर कर रहा है। गाड़ीवान भाई, गाड़ीवान भाई, डीडी सुबक सुबक कर कहता है, जरा जल्दी करो, मैं मर रहा हूं। बब्बन उसे गौर से देखता है, कहता है, अबे खुशक हो गया नशा। वो डीडी को खींचता हुआ चुंगी वाली दुकान की ओर ले जाता है। डीडी कहता है, गाड़ीवान, इससे तेज नहीं चल सकते, सुबह तक बहुत देर हो जाएगी भाई। बब्बन हंसता रहता है। उसे भी चढ़ी है, लेकिन तरावट के साथ। कहता है, निशा खातिर रखें सरकार, आप मासूका के दरवाजे पर पहुंचकर ही मरेंगे। दुकान पर बब्बन कहता है, गुरु, ठेकी में दही हो तो बंबई के इन दारू वाला साहब को पिलाओ। नेपाल वाली स्पेशल सिगरेट खा तो गए, पचा नहीं पाए। दुकान के पिछवाड़े बोरों के आलू और मिट्टी के कोयलों की गंध से भरे बेंच और हिलते मेज वाले रेस्तरां में डीडी को दही की लस्सी पिलाई जा रही है कि नशा तर हो। लेकिन डीडी को लस्सी नहीं, गंगा जल और तुलसी दल चाहिए। वो ये भी जानना चाहता है कि गाड़ी क्यों रोक दी भाई। डीडी चाहता है कि उसे लिटा दिया जाए। डीडी खुद ही अपने को लिटा देता है। इसी क्रम में लस्सी उसके कपड़ों पर गिर जाती है और कांच का गिलास फर्श पर चकनाचूर हो जाता है। बब्बन दुकानदार की ओर देखकर मुस्कुराता है। इश्क में ऐसा भी हो जाने वाला ठहरा बल। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। आदतन अपनी टोपी आगे पीछे करता है दुकानदार। अरे ओ लौंडे, जरा बाप साहब के दिल के टुकड़े झाड़ दे, कहीं किसी के चुप रहेंगे तो फजीता होगा। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि इन कुछ दृश्यों के ब्यौरे में जाकर मैंने आपके धैर्य की परीक्षा ली। मध्यवर्गीय जीवन के रोजमर्रापन के इन अति परिचित उच्छिष्टवत दृश्यों से आप जैसे समझदार व्यक्तियों को मिल क्या सकता है। सच कहूं तो कथा नायक तक पर इनकी महत्वहीनता उजागर है। नितांत फिल्मी दृश्य,
और ऐसे भी नहीं कि किसी कलात्मक फिल्म की शोभा बढ़ा सके। नायक जानता है, पर जानते हुए भी भूल नहीं सकता। इस सब को उस तरह सहेज रहा है, सहेज कर रखेगा आगे भी, जिस तरह साधारण बुद्धि बब्बन के सीमित कस्बा जीवन के मानकों के अनुसार ये एक स्मरणीय घटना हो सकती है। जितना ही हमारा नायक महत्वपूर्ण बनता जाएगा, इन घटनाओं की स्मृति उतनी ही प्रखर होती जा सकती है बब्बन के मन में। हम कल्पना कर सकते हैं कि बरसों बाद पहाड़ियों के बीच में पहाड़ी हिंदी बोलते हुए बब्बन कहेगा, ये डीडी तिवारी मेरा कजिन ठहरा, लंगोटिया यार हुआ। ओहो रे, कम जो मजे थोड़ी कर रखे हमने। जिन बिचान वो यूनिवर्सिटी से गर्मी की छुट्टियों में यहाँ आने वाला ठहरा, न उसकी जेब में कौड़ी होने वाली ठहरी, न मेरी। मौज मस्ती में मात्र कोई कमी नहीं होने वाली ठहरी। मैं दवा वाली एक बड़ी शीशी साथ में लेकर चलता और जो भी मिलता उसे रोकता, कहता, भाई साहब आपकी जेब में एक फुकन्नी होगी फालतू, आमा के लिए मिक्सचर बनवाना था केमिस्ट से, 4 आने कम पड़ रहे। इस तरह करते करते डांट से लेकर बोर्ड क्लब तक ही हम 1-1.5 रुपया पैदा कर रखने वाले ठहरे। 54वीं क्लास से ऊपर बैठने का सवाल ही नहीं उठने वाला हुआ। अरे रेड्स में बुकिंग काउंटर के पीछे जरा सी जगह थी, 54वीं क्लास की सीध में ऊपर को, वो हमारा बॉक्स कहलाने वाला ठहरा। अरे चंदे से सिनेमा ही नहीं, चाह पानी सिगरेट भी हो जाने वाला हुआ। सिगरेट में कभी कभी क्या करने वाले ठहरे कि हॉल में अगर बगल वाला कोई गोल्ड फ्लेक या कैपिस्टन जैसी बढ़िया सिगरेट पी रहा हुआ तो उसके सुलगाते ही हम कैची कैवेंडर मुंह में लगा लेने वाले हुए, सुलगाने को उसकी सिगरेट सुलगाने वाले हुए और सुलगाकर उसकी अपने पास रख लेने वाले हुए, अपनी उसको थमा देने वाले हुए। अरे कम तो क्या की ठहरी हमने शरारतें। डीडी से मेरी आखिरी मुलाकात हुई 54 में, सुधा दी के ब्याह में आया था। एक घपला जैसा कर बैठा यहाँ, कोई खास बात नहीं, बचपना, इश्क, मोहब्बत। वैसे ही एक दिन अत्तर पी गया मेरे साथ, कहा अंदाजा उसको हुआ नहीं अत्तर का, चढ़ गई तो कहते जाए कि मैं मर रहा हूं बल। मैं उसे ले गया चुंगी वाली दुकान में, लस्सी पिलाने की कोशिश की, लंबा लेट गया मेरा यार, सारी लस्सी अपने पे ढोल दी। एक और ही किस्म का इंसान हुआ वो, डीडी द मोडी कहने वाले हुए हम। लेकिन वो डीडी जो इन पर्वतों और पर्वतवासियों की कैद से दूर चला गया है, जिसकी महत्वाकांक्षा उसे इनसे अधिकाधिक दूर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है, इन दृश्यों को क्यों सहेज रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। क्या इसलिए कि हम जो भी होते हैं कुल मिलाकर वही उतना ही होते हैं जो हमारे पैतृक गुणसूत्र, पारिवारिक संस्कार और प्रारंभिक अनुभव हमें बना देते हैं। उसके बाद जो भी होता है जीवन चरित नहीं, मात्र जीवन वृत्त होता है। जो पहला और प्रायः असंभव सा करते हैं हम प्यार, वही मर्मांतक रूप से अंतिम भी होता है। खतरनाक है ये विचारधारा। इससे हम एक विचित्र निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अपना बचपन और अपनी किशोरावस्था बिता लेने और यौवन की पहली उठान में पहला प्यार कर लेने के बाद हम चुक जाते हैं। तब से लेकर 4 स्वजनों द्वारा विधिवत अर्थी उठाए जाने तक हम स्वयं अपनी लाश कंधे पर उठाए घूमते हैं। नियति लिखती है हमारी पहली कविता और जीवन भर हम उसका ही संशोधन किए जाते हैं। और जिस बेला सदा के लिए बंद करते हैं आंखें, उस बेला परिशोधित नहीं, वही अनगढ़ कविता नाच रही होती है हमारे स्नायु पथों पर। नितांत भावुक हैं ये स्थापनाएं, सर्वथा ग्राह्य हैं हमारे नागर आधुनिक और परिष्कृत मानस को। परमात्मा की है ये पटकथा, ऐसा कहकर नायक विवशता व्यक्त करता है अपनी। नायक की है ये कथा, ऐसा कहकर नायक की तरह ही कंधे उचका देने की अनुमति मैं आपसे चाहता हूं। डीडी बरेली जाकर रहा। सभी आशंकित थे कि यही उसका अगला खतरनाक कदम हो सकता है। गुड़िया और बब्बन ने उससे आग्रह किया कि कुछ दिन नैनीताल ही रहे और फिर उनके साथ रामगढ़ चले, 1 हफ्ता शिवदा के सेब बागान में बिताने।
बबली दी उससे अपने साथ लखनऊ चलने का निहोरा करती रही। डीडी ने कहा कि नहीं, मैं रानीखेत जाऊंगा। तब गुड़िया ने कहा कि मैं भी तेरे साथ चलूंगी, वहां मेरी एक सहेली है। डीडी को अब यह कहना पड़ा कि रानीखेत जाने का इरादा बदल दिया है। गंगोली हाट जाऊंगा पूजा करने। इस पर बबली दी ने उससे अनुरोध किया कि अपने साथ मंजू को भी ले जाए, मतलब मामी को। पुण्य होगा। बुढ़िया की बहुत दिन से इच्छा हो रही गंगोली हाट जाने की। वो जाकर मंजू को बता भी आई। अब डीडी को कहना पड़ा कि सीधा गंगोली हाट नहीं जा रहा हूं, ट्रैकिंग करूंगा। बब्बन ने कहा कि पैदल घुमक्कड़ी में अल्मोड़ा तक मैं भी साथ रहूंगा। डीडी ने घुमक्कड़ी का इरादा बदल दिया। उसने घोषणा की कि तुरंत बंबई जाना है। गनीमत कि किसी ने उसके साथ बंबई या दिल्ली चलने की बात नहीं की। इतना जरूर हुआ कि चिर शंकालु बब्बन टिकट खिड़की पर साथ आकर रहा और डीडी को दिल्ली तक का टिकट लेना ही पड़ा। ये प्रथा है नवयुवकों में कि जो भी पहाड़ छोड़कर जाता है मैदानों की ओर, वो पीछे छूट जाते अपने साथियों को चुंगी देकर जाता है। आने वाला टॉल नगर पालिका स्वागत करने का लेती है और जाने वाला टॉल युवा मंडली विदा करने का। डीडी ने, जिसे दिल्ली नहीं बरेली जाना है, दिल्ली तक के टिकट में व्यय हुई राशि भी मन ही मन इसी चुंगी में जोड़ ली। दिल्ली की बस से डीडी रामपुर में उतर गया, वहां से बरेली गया और छावनी में खोज खाज कर कर्नल शास्त्री की कोठी पर जा पहुंचा। कर्नल साहब डीडी की हिमाकत देखकर स्तब्ध हो गए। डीडी की भेजी पर्ची के टुकड़े टुकड़े करके उन्होंने बैटमैन से कहा कि उस लड़के को धक्के मार मार कर निकाल दो। फिर अपने आदेश में उन्होंने संशोधन किया, तुम रहने दो, हम जाकर मारेंगे धक्के। लेकिन कर्नल शास्त्री को मिसेस गौरी शास्त्री ने रोका। वो अपने अपेक्षाकृत निकट किंतु निर्धन मौसिया ससुर के यहां विवाह में नहीं गई थी, क्योंकि उन्हें अपने दूर के रिश्ते के फूफा जज साहब की बेटी के ब्याह में जाना था। लेकिन वो इस बीच सुन चुकी थी कि नैनीताल वाले विवाह में बेबी के प्रसंग में क्या हुआ। मिसेस शास्त्री ने कर्नल साहब को सुझाव दिया कि कार्तिक डार्लिंग, तुम भीतर चले जाओ एंड लेट मी हैंडल दिस गाय। बैटमैन ने आकर बताया कि साहब तो बिजी हैं, मेम साहब ने आपको याद किया है। डीडी ने थोड़ी राहत महसूस की। वो गाली गलौज और हाथापाई का सामना करने की मना स्थिति में था भी नहीं। लेकिन गौरी शास्त्री की एक झलक देखकर ही उसे प्रतीति हो गई कि इससे अच्छा होता कि कर्नल जोशी टकराते। गौरी शास्त्री सिर से पांव तक अभिजात्य की प्रतिमा निकली और अभिजात्य की उपस्थिति मात्र मध्यवर्गीय मन के लिए किसी भी गाली, किसी भी प्रहार से अधिक हीन भावनाप्रद होती है। गौरी के पहरावे श्रृंगार की हर वस्तु घोषित कर रही थी कि मैं जितनी सादी हूं उतनी ही महंगी भी, और गौरी का शरीर ये घोषित कर रहा था कि मैं इस पहरावे श्रृंगार अलंकार का ऊबे होने की हद तक आदी हूं। मिसेस शास्त्री ने मुस्कुराकर और हाथ जोड़कर डीडी का अभिवादन किया और खुरदुरेपन से अपरिचित अपनी उंगलियों से एक सोफे की ओर इशारा किया कि बैठ जाओ। डीडी समझता था कि मिसेस शास्त्री अंग्रेजी में बोलेंगी या फिर साफ सुथरी हिंदी में। डीडी का मध्यवर्गीय मन अभिजात्य की कल्पना करते हुए नवधनाढ्यता तक ही जो पहुंच पाता था। मिसेस शास्त्री ने किंतु खांटी कुमावनी में वार्तालाप किया। उनका उच्चारण निर्दोष था और लहजा वैसा जिसे बब्बन जैसे मस्खरे फुरफुरैंत कहते। ये लहजा सुनने वाले को बता देता है कि बोलने वाला उनका वंशज है जो राजाओं के दीवान रहे, अंग्रेजों के जज प्रशासक। इतने निर्मम ढंग से औपचारिक और इतने औपचारिक ढंग से आत्मीय है ये प्रशासकीय लहजा कि मध्यवर्गीय कान को गोरे साहब की अंग्रेजी से भी अधिक अपमानजनक मालूम होता है। गौरी अनुमति चाहती हैं देवी दत्त से कि उसे देव्या कहे। डीडी कहना उन्हें बहुत फूहड़ मालूम होता है। वो जानना चाहती हैं देव्या से नैनीताल में सब कुशल से तो है, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, बरेली कितने दिन ठहरने का विचार है, सामान कहाँ है, वो चाय पीना चाहेगा या शरबत। डीडी से अपने देव्या अवतार में यही कहते बनता है कि मेरा यहां ठहरने का कोई विचार नहीं है,
मुझे आज ही दिल्ली जाना है और वहां से सीधा बंबई। एक मित्र से मिलने के लिए बरेली रुक गया था। दया की एक ऑटोग्राफ बुक मेरे पास रह गई थी, सोचा लौटा दूं। आप लोगों से भेंट घाट हो जाएगी इसी बहाने। गौरी ने ऑटोग्राफ बुक सधन्यवाद ग्रहण की और मेज पर रख दी। उसे उलट पलट कर देखने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। गौरी ने टिप्पणी की कि देव्या ने आकर अच्छा ही किया, क्योंकि इसी तरह मिलते जुलते रहने से अपने परायों का पता चलता है। गौरी ने फिर जानना चाहा कि देव्या क्या पीना चाहेगा। क्या चाय और शरबत के विषय में उसके उत्साह की कमी इस ओर इंगित कर रही है कि वो कुछ और पीना चाहेगा? क्या उसके लिए बियर मंगवाई जाए? देव्या को कहना पड़ा, चाय पी लूंगा। देव्या को चाय पिलाई गई। देव्या से साहित्य और सिनेमा के बारे में आमतौर से, और देव्या के साहित्यिक सिनेमाई करियर के बारे में खास तौर से ऐसी बातचीत की गई जो अति जिज्ञासा से अछूती थी। देव्या को बताया गया कि रात बाहर खाना है, वरना उसे भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता। चाय खत्म हो चुकी थी। गौरी ने सोफे के हत्थों पर दबाव डालते हुए कहा, अच्छा किया आ गया, फिर कभी बरेली आए तो जरूर मिलना। डीडी ने आखिरी क्षण में साहस बटोरा, मैं बेबी से मिलना चाहता था। वो इस समय नहीं है। देव्या विदा लेता है। गौरी आग्रहपूर्वक गेट तक छोड़ने आती है। गेट पर ठिठक कर डीडी पूछता है, क्या सचमुच? सचमुच क्या? बेबी घर में नहीं है? देव्या, किसी को उसके घर जाकर झूठा कहना शिष्टाचार नहीं। गौरी का स्वर कतई कठोर नहीं है। माफ कीजिएगा, मेरा मतलब वो नहीं था, डीडी कहता है और नजर बंगले की छत की ओर उठाता है जहां बेबी खड़ी हुई थी। गौरी गेट बंद कर देती है, नमस्कार करती है। नायक हाथ जोड़ देता है। वहां छत पर नायिका भी अति नाटकीयता से। नायक जानता है कि अब उसे इसी बंगले की परिक्रमा करते रहना होगा। नायिका जानती है कि ये नायक परिक्रमा करके रहेगा। नायक बंगले का चक्कर 3/4 ही लगा पाता है हर बार। सामने जाना निरापद नहीं, यों अगल बगल और पिछवाड़े भी पकड़ लिए जाने की कुछ आशंका तो है। नायिका नायक के समांतर बंगले की छत की 3/4 परिक्रमा कर रही है और निशब्द कुछ बोल रही है। जब भी सब तरफ से आश्वस्त होकर नायक निगाह छत की ओर उठाता है, नायिका के होठों को हिलता हुआ पाता है। क्या कह रही है वो, या कि गा रही है वो? नायक कभी कभी निगाह उठाने के साथ साथ हथेली से इशारा करके जानना चाहता है कि तू क्या कह रही है, और वो हथेली से ही इशारा करती है, धीरज धर, ध्यान दे, समझने की कोशिश कर, मैं कह रही हूं। होंठ धीमे धीमे हिलते हैं कि एक एक निशब्द शब्द स्पष्ट हो सके। नायिका अपनी त्योरियों पर बल डालती है, तर्जनी कनपट्टी पर रखती है, सिर एक ओर झुका लेती है। सोच रही है कैसे समझाऊं। फिर वो पहला निशब्द शब्द उचारते हुए तर्जनी से नायक की ओर इशारा करती है, तू। नायक अपने पीछे नीचे देखता है कि शायद वहां कोई वस्तु हो जिसे इंगित किया जा रहा हो। पीछे बोगनवेलिया का झाड़ है। वो उसका एक फूल तोड़कर इशारे से पूछता है, ये? नायिका सिर हिलाती है, उंगलियों को उंगलियों पर बजाती है कि क्या करूं, कैसे समझाऊं। फिर वही शब्द निशब्द उच्चारते हुए तर्जनी से बार बार नायक की ओर इशारा करती है, तू तू तू। नायक आखिर समझता है, तर्जनी से अपना सीना ठोकता है, मैं। नायिका सिर हिलाती है और फिर वही ध्वनिहीन वाक्य दोहराती है। 3 शब्द हैं वाक्य में। पहला तू है तो अंतिम कोई क्रियापद होगा, था। तू कहां था? लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई। नायिका उसी वाक्य के उसी शब्द क्रम पर होंठ हिलाए जा रही है। अंतिम शब्द है भी हो सकता है, तू है। रिक्त स्थान को भरिए। अच्छा, बच्चा, प्यारा, पगला, लाटा।
नायक अब इस समस्या से इतना उलझ गया है कि चहलकदमी करना उसने छोड़ दिया है। सभी खतरों से वो बेखबर है। अब जो भी है वो शब्द, उसके अंत में आ की मात्रा नहीं है, इसलिए नायक नायिका के लिए न प्यारा हो सकता है न लाटा। इस शब्द के अंत में ऊ की मात्रा है। ऐसा शब्द क्या हो सकता है जो छोटा सा हो, जिसके अंत में ऊ की मात्रा हो और जो नायिका नायक के लिए प्रयुक्त कर सके? उल्लू। उल्लू। डीडी, जिसके एकांकियों की धूम है, जिसकी कहानियों का संग्रह प्रशंसित है, जिसकी कविताएं दूसरा सप्तक में लिए जाने की खबर उड़ी थी, जिसे एक फिल्म में प्रमुख सहायक दिग्दर्शक का और एक में अतिरिक्त संवाद लेखक का क्रेडिट मिल चुका है। उल्लू। निश्चय ही नायक के समझने में कहीं कोई गलती हो रही है। बात इशारों से परे पहुंच चुकी है। मैं क्या हूं? नायक चुनौती भरे स्वर में चीखता है और फिर कई बातें एक साथ होती हैं। कर्नल साहब का ऑल्सेशन, जो इधर कुछ देर से ध्यानमग्न नायक पर बाड़े के उस पार से जिज्ञासु शंकालु दृष्टि डाल रहा था, चीख रहा सुनकर भौंकता है और नायक पर झपटने को होता है। गनीमत है कि वो बंधा हुआ है। नायिका कहती है, बुद्धू, और जीने की तरफ भाग जाती है। कर्नल साहब खुद बरामदे में आ जाते हैं। नायक के पास ये तय करने का समय नहीं कि नायिका ने बुद्धू उस निस्वन वाक्य में तू और है के बीच की जगह भरने के लिए कहा था, या कि ये नायक के चीखने पर एक स्वतंत्र टिप्पणी थी। इससे आपको हमें कोई विशेष अंतर न पड़े, पर नायक को सुना पड़ता है, पहले तू उल्लू है, फिर बुद्धू। लेकिन अगर पहले तू बुद्धू है वात्सल्य और फिर तू बुद्धू है विस्मय हो, तो प्यार व्यार का मामला हो सकता है। नायक भाग रहा है और भागते हुए इस प्रकार सूक्ष्म विवेचन संभव नहीं। नायक भाग रहा है क्योंकि कर्नल साहब ने मांग की है कि शत्रु से निपटने के लिए मुझे हथियार बंद किया जाए। नायक भाग रहा है क्योंकि वो जानता है कि भागकर कहीं जा नहीं सकता, यहीं लौटना है। नायक के पौरुष के आगे संप्रति प्रश्न चिन्ह सा लगा होने के बावजूद सैद्धांतिक स्तर पर यह शंका उठ सकती है कि यह कथानायक पुरुष सत्ताक हुआ जा रहा है। अस्तु, नायिका की ओर से कुछ निवेदन करने की अनुमति चाहूंगा, किंतु कुछ और कहूं इसके पूर्व ये स्वीकार करना कर्तव्य समझता हूं कि नायिका के निरूपण में मेरा स्वयं पुल्लिंग होना बाधक है। इस विषय में हुए साहित्यिक शास्त्रार्थ में से 3 स्थापनाओं का उल्लेख कर देना श्रेयस्कर होगा। पहली ये कि पुरुष अपने साहित्य में स्त्रियों की भूमिका सीमित रखते हैं और उस सीमित भूमिका का निरूपण भी पुरुष सत्ताक मानकों के अनुसार करते हैं। दूसरी ये कि हिंदी कथाकार नारी को पूज्या मानते हैं, कभी पुष्प गंधाक्षत और मंत्रोच्चार से, कभी लात खूंसे और गाली गलौज से। अतएव उस सामान्य नारी का निरूपण करना उनके लिए असंभव है, जो न चंडी है न रंडी। तीसरी ये कि हिंदी लेखक का सहवास का अनुभव इतना सीमित और दरिद्र होता है कि अपने में यही अनंत आश्चर्य का विषय है कि नारी पर लिखने के लिए उसका कलम भी कैसे उठ जाता है। कलम किसी तरह उठ ही गया है तो नायिका के संदर्भ में कुछ लिखना ही होगा। पहली बात, नायिका अब भी अपने को नायिका नहीं बेबी ही समझती है। अभी तक उसे यह विश्वास नहीं हुआ है कि परमात्मा ने प्रेम की कोई पटकथा लिखी है और बेबी को नायिका की भूमिका दी है। दूसरी बात, बेबी को सभी पुरुष विचित्र और हास्यास्पद मालूम होते हैं। ये स्वस्थ दृष्टिकोण उसने नारी मुक्ति आंदोलन शुरू होने के बहुत पहले प्राप्त कर लिया था, कदाचित इसलिए कि वो 4 भाइयों की अकेली बहन थी। तीसरी बात, बेबी को डीडीटी नामक ये पुरुष विशेष रूप से विचित्र और हास्यास्पद मालूम हुआ है प्रथम साक्षात से, और दिन प्रतिदिन वो मूल्यांकन सुदृढ़ होता जा रहा है। इसे प्रेम के प्रादुर्भाव का लक्षण माना जा सकता है कि नहीं, ये स्वतंत्र रूप से विवाद का विषय बन सकता है। जो हो, इस संदर्भ में बेबी के मन में कोई ऐसा याकीवादी प्रश्न नहीं उठा है कि डीडी मुझे विशेष रूप से विचित्र इसलिए लगता है कि वो मुझसे अलग भी वैसे ही विशेष रूप से विचित्र है, या कि इसलिए कि वो मेरे संदर्भ में ही विशेष रूप से विचित्र और हास्यास्पद हुआ जा रहा है, नितांत प्रीति का ढंग से।
चौथी बात, डीडी को अपनी तरफ से अस्वीकार करने का अधिकार बेबी किसी और को नहीं दे सकती। स्वीकार करेगी, अस्वीकार करेगी, स्वीकृति अस्वीकृति स्थगित रखेगी स्वयं ही। इसलिए उसे कर्नल साहब का इस मामले में हस्तक्षेप नितांत आपत्तिजनक मालूम हुआ है। बेबी को यह कुल मिलाकर अच्छा लगा है कि डीडी ने भी इस मामले का फैसला किसी और को नहीं करने दिया है। गिरता पड़ता वो उसके पीछे चलता ही आ रहा है। बहुत जवां मर्द न सही, अपनी जिद के लिए नायकोचित साहस तो जुटा ही रहा है। छठी बात, बेबी इस बात के लिए भी डीडी की प्रशंसा करना चाहेगी कि उसने गलत फ्रांसीसी में ही सही स्पष्ट कहा कि जिलेम्बू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, और एक बार नहीं बारंबार कहा। और लड़कों की तरह वो भेल जेब यानी हिप पॉकेट से जेब कंघी निकालकर बाल संवारने में, या टाई या मफलर को ठीक से जमाने में, या एक दूसरे से लिपट चिपट कर हाय जालिम मारका फप्तियां कसने में, या अपनी मर्दानगी की डींग मारने में ही व्यस्त नहीं रहा। और लड़कों की तरह उसने नहीं चाहा कि मैं आकर्षित हूं, मैं कोई बेवकूफी की बात कहूं, या उधार मांगे नोट्स के बीच में पत्र लिखकर रख दूं। आकर्षित ये खुद हुआ है, बेवकूफी की बातें भी इसी ने कही हैं। जिज्ञासा हो सकती है कि क्या बेबी भले ही वो संप्रति नायिका बनने को प्रस्तुत न हो, नायक के विषय में किसी प्रकार की भी कल्पना इस बीच एकांत क्षणों में करती रही है? इसका उत्तर है हां, किंतु इस हां को ले उड़ना बहुत उचित न होगा। स्थिति यह है कि बेबी एकांत क्षणों में इतना ही सोचती रही है कि डीडी को खतरनाक खिलंदड़ी और शरारतों में अपना साझीदार बनाकर देखूं, बहुत मजा आएगा। शरारत का मजा और डीडी की प्रतिक्रिया का मजा। उदाहरण के लिए डीडी से कहा जा सकता है, चलो रात को किसी के बाड़े से ककड़ियां चुराएं। ककड़ियां चुराने की शरारत फितना किस्म के लड़के तो करते हैं, और सो भी गिरोह में। लड़कियों का ऐसी शरारत से कोई संबंध नहीं होता। एक लड़की की संगत में, एक लड़की की प्रेरणा पर डीडी ककड़ी चोर की भूमिका का निर्वाह कैसे करेगा? इसकी कल्पना बहुत सुखद मालूम होती रही है बेबी को। इसी तरह उसने ये भी सोचा है कि डीडी को लेकर मथुरा सदन जाए, जिसके मालिक मैदान में बस गए, और जो सरकार ने किराए पर लेकर एक देश वाली अफसर को इस वर्ष दे रखा है, और जहां खुबानी बहुत बड़ी और मीठी फलती है। डीडी की जिम्मेदारी ये हो कि वो बिना किसी से पूछे ताछे दिन दहाड़े खुबानियां तोड़कर बेबी को देता जाए। जब टोका टोकी डांट डपट हो तो कथाकार डीडी पूरे आश्वासन से इस आशय की कहानी गढ़कर सुनाए कि बेबी की वृद्धा नानी, जो इस कोठी को बनवाने वाले मथुरादत्त जोशी की सगी बहन है, विक्षिप्त सी हो गई है, और उन्होंने घर में सवेरे से तूफान मचा रखा है कि अपने भाई के घर की खुबानियां खाऊंगी। जाओ मथुरादा से मांग लाओ। उनको बाजार से लाकर खुबानियां दी गई, लेकिन उन्होंने उठाकर फेंक दी। यहाँ की खुबानियां वो खूब पहचानती हैं, प्रतिवर्ष खाती जो रही है। ये दो उदाहरण मेरे विचार से पर्याप्त होंगे। अतिरिक्त उदाहरण बेबी की उर्वर मेधा का ही अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। इनसे हमारे इन मूलभूत प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाता कि क्या बेबी को किसी सीमित या विशिष्ट अर्थ में ही सही डीडी से प्यार हो गया है। बेबी नैनीताल छोड़ते समय जो नाराज हुई, अब तक नाराज ही चली आ रही है। नाराज लेकिन नासाज नहीं। मुंह फुलाकर बैठ जाना या बंद कमरे में सिसकते रहना उसे पसंद नहीं। वो पूरी तरह से शांत सामान्य है। केवल ठुल्दा पर उसने प्रकट कर दिया है कि तेरा आचरण मुझे कतई पसंद नहीं। बेबी ठुल्दा से इस तरह का व्यवहार कर रही है मानो वो कसूरवार बच्चे हों जिन्हें उसने दंडित करने के लिए ठुकरा रखा है। सबसे वो हंस बोल रही है, ठुल्दा की बातों का रूखा रूखा जवाब दे रही है। ठुल्दा को इच्छा होती है कि बेबी को पीट कर रख दें, लेकिन वो जानते हैं कि बेबी को पीट भले ही दें, पीट कर रख वक देना उनके क्या किसी के वश का नहीं। उन्हें यह भी मालूम है कि बेबी घर में सबकी लाडली है। वो इस तथ्य से भी अवगत हैं कि उनकी पत्नी गौरी मुंह से स्पष्ट कुछ न कहे, मन ही मन ये मानती है कि ससुराल वाले अभिजाते नहीं हैं, मायके वालों की तरह। पति का चीखना चिल्लाना मारपीट करना अभिजात्य के अभाव का प्रमाण ठहराती आई है। वो नहीं कार्तिक, ये मिलिट्री वालों के नहीं, मिडिल क्लास वालों के काम है।
तो ठुल्दा बेबी को पीट नहीं सकते। डीडी को जरूर पीट कर रख देना चाहते हैं, लेकिन अपनी पत्नी के अभिजात्य की गरिमा और बहन की स्वाभिमानी जिद के चलते ये काम भी नहीं हो पाएगा शायद। डीडी को पकड़ कर ले आया है चौकीदार। बहुत दूर नहीं भाग सका वो। भाग पाता भी तो लौट कर आना यही था, नायिका से मिलने की इच्छा लेकर। ठुल्दा के हाथ में पिस्तौल है और मुंह में अंग्रेजी गालियां। गौरी पहुंचू भाभी ठुल्दा के हाथ से पिस्तौल ले लेती है और अंग्रेजी में कहती है, क्रोध में अपने को हास्यास्पद न बनाओ, मुझे इस मामले को सुलझने दो। भीतर जाओ और ठंडी बियर पियो। गौरी बोज्जू चौकीदार से चले जाने को कहती हैं और देबिया से पूछती हैं मुस्कुराकर, मुझसे तो बात हो चुकी थी, फिर कैसे आया? कुछ रह गया था क्या? देबिया कहता है, मुझे बेबी से कुछ बात करनी थी। गौरी कहती है, जब हमने कह दिया कि बेबी घर में नहीं है, तब समझ जाना चाहिए था कि हम बेबी से बात करने की अनुमति नहीं दे सकते। देबिया को इसका कोई जवाब सूझ नहीं रहा है। वो दरवाजे का रुख करता है। तभी बेबी आती है और पूछती है कुमाऊनी में, अरे दीदी कब आया? नायक से कुछ कहते नहीं बना। सब लोग खड़े क्यों हो? बेबी ने कहा। बैठ दीदी, बैठो बाजू। तुम लोग बैठो। गौरी बोली, बच्चों की बातें मैं क्या सुनूं? बेबी ने कहा, नहीं तुम बैठो बोजू, हमें कोई खास बात थोड़ी करनी है। बेबी आराम से बैठ गई, गौरी भी। डीडी सकुचाया हुआ सा सोफे पर अपना न्यूनतम भार डालकर बैठा कि आवश्यक हो तो तुरंत उठकर चला जाए। और क्या हो रे? बेबी मुस्कुराकर पूछती है। क्या हाल है तुम्हारे? बदस्तूर। बरेली कैसे आया? कोई खास बात? मुझे एक दोस्त से मिलना था, वो ऑटोग्राफ बुक भी लौटानी थी। ऑटोग्राफ बुक मिल गई दया को? तूने उसके लिए कुछ लिखा भी नहीं, खाली दस्तखत कर दिए। मैंने तेरे लिए कुछ लिखा था। हैं? उसमें तो कुछ नहीं था। मेरी जेब में है, दिखा। नायक बटुए में सहेज कर रखी हुई एक पर्ची निकालकर नायिका को दे देता है। नायिका पर्ची पढ़ती है और मुस्कुराती है। गौरी पूछती है, मैं देख सकती हूं? बेबी पर्ची उनकी ओर बढ़ा देती है। नायक का चेहरा निरक्त हो जाता है। गौरी पर्ची पढ़ रही है और नायिका नायक को जबान निकालकर दिखा रही है। चिलेम्पू मारकाट। गौरी पर्ची बेबी को लौटाती है। ये तुम लोगों का कोई प्राइवेट जोक है शायद। जोक ही तो है। नायक निश्वास छोड़ता है। नायिका पर्ची को ब्लाउज में खोसते हुए पूछती है, और क्या प्रोग्राम बन रहा? मैं आज रात दिल्ली जा रहा हूं, वहां से बंबई की गाड़ी पकड़ूंगा। बंबई तो बहुत बड़ा शहर ठहरा, वहां जाकर पहाड़ को तो भूल ही जाएगा तू। भूलूंगा तो कुछ नहीं, खुद जरूर खो जाऊंगा। बंबई बड़ा शहर है और मैं छोटा आदमी। बड़े शहर में ही तो जाकर लोग बड़े बनने वाले हुए बल। शायद मैं कोशिश करूंगा कि किसी लायक बन सकूं। लायक तो तू हुआ। लायक हो जाने से ही तो कोई किसी के लायक नहीं बन जाता। अच्छा, तू किसी के लायक बनने की कोशिश करने वाला है वहां बंबई में? हाँ। किसके? जीन सिमंस के? हाँ। सच्ची कोई है भी जीन सिमंस? जीन सिमंस? गौरी पोजू कहती है, हॉलीवुड की एक एक्ट्रेस है। मुझे नहीं पता था कि देबिया उससे ब्याह करना चाहता है। या ये भी तुम बच्चों का कोई प्राइवेट जोक है? जोक ही तो है। नायक ने श्वास छोड़ता है। तुम लोग तो पहेलियों में बात कर दो। गौरी बोजू टिप्पणी करती। हाँ, पहेली ही तो है। नायिका नायक की नकल करती है, निश्वास छोड़ती है। मैं चाहता था कि बंबई जाकर चिट्ठी लिखूं। पता क्या है? हॉलीवुड। जीन सिमंस का नहीं, तेरा। मुझे क्या लिखेगा चिट्ठी में? वही जो पर्ची में लिखा? हाँ। वो लिख तो दिया, अब बार बार क्या लिखना हुआ? और भी लिखूंगा कुछ। क्या? मैं किसी के लायक बनने की कोशिश कर रहा हूं। ये तो 2 ही लाइन की चिट्ठी हुई। जिले मुंह मारगाट, मैं किसी के लायक बनने की कोशिश कर रहा हूं।
और भी कुछ लिखूंगा। क्या लिखेगा वही तो पूछती हूँ। नायिका मुस्कुराती है। मुझे तो कोई चिट्ठी भेजता ही नहीं, तू भेजेगा तो ये नई जैसी बात होगी। सब कहेंगे बेबी की चिट्ठी आ रही है, सब पूछेंगे क्या आ रही बेबी तेरी चिट्ठी, सबको सुनानी ठहरी ना। इसी से पूछती हूँ क्या लिखेगा। यही कि किसी के लायक बनने में क्या प्रगति हुई, इसमें तो हर बार नई बात होगी। अच्छा, लेकिन ये तो प्रोग्रेस रिपोर्ट जैसी हुई तेरी, इसे सुनकर दूसरे उबेंगे नहीं क्या? कुछ और भी लिख दूंगा। क्या, ज्ञान विज्ञान की बातें? गौरी बोजू कहती है। वे तो तू जरूर ही लिख देना दिव्या, इस सिरफिरी का उनसे बहुत भला होगा। यूं अगर ज्ञान विज्ञान तुझे इतना ही आता होगा तो इस सिरफिरी को चिट्ठी लिखने का इरादा ही छोड़ देगा। बेबी बच्ची, हमें कहीं जाना भी है। देबिया को भी ट्रेन पकड़नी होगी शायद। देबिया उठ जाता है। बेबी और गौरी उसे बाहर तक छोड़ने आती हैं। फाटक पर डीडी कहता है, पता नहीं दिया। बेबी कहती है, अरे हाँ, कागज पेंसिल है? नायक अपनी नोटबुक निकाल कर देता है। बेबी उस पर लिखती है अपना पता और एक सूचना। मारकांठ खोलना मुझे भी नहीं आता। नायक इस वाक्य को पढ़कर या की बात को प्राप्त होता है। नोटबुक जेब में रखते हुए वो बाहर निकलता है, लेकिन देखता नायिका की ओर ही रहता है। वो चौकीदार से टकरा जाता है, संभल कर सीधा चलता है, पर थोड़ी ही देर में फिर पलटता है कि देखूं नायिका है कि गई। नायिका जगह पर है, नायक का पांव अलबत्ता बेजगह पड़ रहा है, गोबर में। नायिका हंसती है, नायक छींटता है, संभलता है, सीधा देखकर चलता है। अब वो मोड़ पर पहुंच चुका है। अंतिम बार पलट कर देखने का मोह संवरण नहीं कर पाता वो। नायिका और गौरी बोजू हाथ हिला रहे हैं, वो भी हिलाता है और हाथ हिलाते आगे बढ़ते टकराता है साइकिल रिक्शा के हैंडल से। इस दुर्घटनाक्रम से पार पाने के लिए वो उसी रिक्शा में बैठ जाता है और कहता है, स्टेशन। फाटक से बंगले की ओर जाती हुई गौरी बोजू कहती है बेबी से, शिवा, इस लड़के के लिए इतना बतंगड़। तेरे दद्दा की समझ पर हंसी आती है मुझे। बेबी कोई टिप्पणी नहीं करती। इस लड़के के बारे में भले ही उसका कोई निश्चित मत नहीं हो अभी तक, दूसरों का कोई भी मत स्वीकार नहीं है उसे, खासकर गौरी बोजू का। ट्रेन दिल्ली जा रही है, ट्रेन बंबई जा रही है, बगैर रिजर्वेशन है डीडी। सीट पर नहीं, अपने सामान पर बैठा हुआ है वो, दरवाजे के पास, खिड़की के बाहर झांकते हुए। सैरे दौड़ते हुए आते हैं उससे मिलने, दौड़ते हुए पीछे छोड़ जाता है वो सैरों को। उसकी एक मंजिल है, जो मंजिल नहीं है, पड़ाव है। वो बंबई जा रहा है, घर नहीं। नायक का मानस एक विचित्र सी अवधारणा में लीन है। वर्षों वर्षों बैठा रहूंगा मैं इसी तरह इस गाड़ी में जिसका नाम आकांक्षा है। वर्षों वर्षों अपनी ही पोटली पर, मैले फर्श पर, दुखते कूल हों, सो जाती टांगों पर बैठा रहूंगा मैं। संघर्ष का टिकट मेरे पास होगा, सुविधा का रिजर्वेशन नहीं। बदलती रहेगी गति गाड़ी की, बदलते रहेंगे ये दौड़ते आते पर पीछे छूट जाते सैरे। बदलती रहेगी मनस्थिति मेरी। उतरूंगा मैं इस गाड़ी से उन मंजिलों पर जो मंजिलें नहीं पड़ाव होती हैं। फिर पकड़ूंगा मैं इस गाड़ी को, क्योंकि घुमक्कड़ अन्वेषक है मेरा संकल्प, और वो देख कर रहेगा नियति का सारा भूगोल। जहां से शुरू होता है क्या वहीं नहीं खत्म होता होगा अपना अपना भूगोल? नायक पूछता है गाड़ी के धचकोलों से। क्या ये गाड़ी ऐसे चक्र पथ पर नहीं चलती कि रातें ऊँघती आंखों में काटता मैं मुसाफिर, तमाम उन मंजिलों पर उतर चुकने के बाद जो मंजिलें नहीं पड़ाव होती हैं। किसी बासंती सुबह तड़के जागूंगा और देखूंगा खिड़की से बाहर शीतल निर्मल प्रकाश में आकार लेते उन सैरों को जिनकी गोद में बसा है मेरा घर। नायक पूछता है संवाद में संलग्न पहियों पटरियों से, क्या घर से शुरू हुई ये यात्रा घर पर ही खत्म नहीं होगी? और क्या बहुत अधिक बड़ी, बहुत अधिक भारी न होगी वो पोटली जिसे लेकर मैं उतरूंगा
उस पोटली की अपेक्षा जिसे मैं लेकर चढ़ा था इस मुद्रिका रेलगाड़ी पर। नायक पूछता है, पटरियों के समानांतर चलते चढ़ते गिरते तारों से। भावुकता के प्रभाव में नायक करता रहा है ये किशोर चिंतन, किंतु यथार्थ का आग्रह अब उसके सामने प्रस्तुत कर रहा है एक छोटा सा तीखा सवाल। और सब तो ठीक है, पर तेरा घर कहाँ है? मेरा घर। नायक जूझता है इस समस्या से। मेरा घर। मात्र प्रश्न दोहराते रहने से उत्तर नहीं मिल जाता। उत्तर की प्रतीक्षा उदास कर रही है नायक को। कुछ अधिक बढ़ जा रही है ये उदासी इसी ट्रेन से दूसरे लोगों को अपने अपने घर पर उतरते देखकर। उठो मुन्नू, मिथिलेश, बब्बी, उठो, घर आ गया। एक आदमी होलडॉल समेटते हुए अपने बच्चों को हिलाता है और नायक फिर दोहराता है वही प्रश्न। मेरा घर। उस बीच के स्टेशन पर उतरकर मुंह पर पानी के छींटे मारकर कुल्हड़ की चाय पीकर नायक ने जब सिगरेट सुलगाई तब उसे सूझा एक धीरोदात्त उत्तर उस विकल्प प्रश्न का। मेरा घर। उसने कहा अपने से, मेरा घर एक चेहरा है रे। वो चेहरा जिसे पलट कर देखते हुए मैं उस रिक्शे के हैंडल से टकराया था जिस पर बैठकर ट्रेन पकड़ने स्टेशन गया था। उस चेहरे से शुरू हुई है ये यात्रा, उसी चेहरे पर खत्म होगी। मेरी नियति का विराट भूगोल उस चेहरे से उस चेहरे तक ही फैला हुआ है। अच्छा सा लगा उसे ये उत्तर। चेहरे घर कब से होने लगे ऐसी शंका करना व्यर्थ होगा नायक से। समाधान है उसके पास। चेहरे क्या नहीं हो सकते रे, क्या नहीं कर सकते। हजार पोत उतरवा देते हैं चेहरे लालसा के अशांत आग्नेय सागर में। किसी छोटे से स्टेशन में किसी अंधेरी रात बैलगाड़ी पर बिठवा देते हैं वे घर से बेघर मरणासन्न मुसाफिर को। जिनके घर होते हैं उन्हें भी बेघर कर देते हैं चेहरे। उनसे भी कहते हैं कि मैं ही तेरा घर हूं। तू कहे अगर मैं जीवन भर वो चेहरा गुनता जाऊं और रिक्शे के हैंडलों से टकराता जाऊं, वो भी उस चेहरे की खातिर कुछ भी। प्रथमे वयसी वर्तमाना। नायक के इस भावुक चिंतन और इस शोचनीय भावुकता से विज्ञ पाठकों को निश्चय ही पीड़ा पहुंची होगी। ये सब लिखना स्वयं मेरे लिए कुछ कम पीड़ाप्रद नहीं है। लिखता हूं तो इसीलिए कि एक चेहरे से चलकर नानाविध भूखंडों को बींधती दूर यात्रा करती उसी चेहरे पर लौट आने वाली मुद्रिका गाड़ी का ये बिंब नायक की प्रेम भाषा का एक स्तंभ बन चला था। बंबई लौटकर भी ये बिंब पूरी तरह उसके मानस पर छाया रहा। बस और लोकल ट्रेन से यात्राएं करते हुए यही उसकी आंखों के आगे नाचता रहा है। और तो और मलाड में अपनी दयनीय खोली की खिड़की पर बैठे हुए बहुधा उसे ये संभ्रम होने लगा कि गाड़ी की खिड़की है, सतत चल रही है वही चक्करदार यात्रा। सामने से आती जाती लोकल गाड़ियां इस भ्रम को सुदृढ़ करती हैं। आपने देखा होगा कुछ फिल्मों में कलाकार नायक यशार्जन और देशाटन के लिए निकल पड़ता है। गाड़ी चलती हुई दिखाई जाती है, बीच बीच में पर्दे पर विभिन्न नगरों के प्रतिनिधि भवन स्मारक उभरते हैं। कला प्रदर्शन करते हुए नायक की छवि उभरती है, नगरों के नाम उभरते हैं। हम जान लेते हैं कि नायक नगर नगर यश लूटता चला जा रहा है। एक धमाके के साथ समाप्त होती है वो यश यात्रा और मंच पर कला प्रदर्शन करता नायक दर्शक दीर्घा में बैठी नायिका के सम्मुख होता है। अंततः ऐसा ही एक नितांत निजी चलचित्र देखा करता है अब टीटी अपने मन के मूवियोला पर। अंत भला सो सब भला। नायक लौट आता है इस फिल्म में किसी योग्य बनकर, किसी के योग्य बनकर, किसी के समक्ष। डीडी की प्रेम भाषा का दूसरा स्तंभ कोई बिंब नहीं, एक फिक्रा है। इश्क में ऐसा भी होने वाला ठहरा बल। जीवन में क्या क्या नहीं होता ये जानते समझते जिज्ञासुओं का पूरा जीवन बीत जाता है। विविध है, विचित्र है, मायावी है जीवन। यौवन में प्रेम ही जीवन का पर्याय है। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ऐसा वचन है वर्तमान आचार्यों का भी। तो क्या आश्चर्य
जो नायक अपने आचरण पर सतत आश्चर्य करते रहने के क्रम से गुजर रहा है और दोहरा रहा है बब्बन की विस्मय व्यंग्यपूर्ण वो टिप्पणी, इश्क में ऐसा भी होने वाला ठहरा पल। एक रात वो सोया ही नहीं, पास तो था ही, लोकल गाड़ियों से यहां से वहां जाता रहा, स्टेशन से बाहर निकलकर घूमता रहा, लगभग सूनी सड़कों पर आवारा नियॉन रोशनियों की छाया में। मुफलिस की जवानी, बनिए की किताब आदि याद दिलाने वाला महताब यद्यपि दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था, तथापि वो अपने गमे दिल से आगामी कार्यक्रम के विषय में परामर्श करता रहा। सुबह अपने स्टेशन पर लौटकर चाय पीते हुए उसने अपने से कहा, इश्क में ऐसा भी होने वाला ठहरा पल। कर्नल साहब ने सुधा के विवाह के जो चित्र खींचे, उनमें से कुल एक बब्बन ने डीडी को भेजा है, क्योंकि इसमें बेबी फ्रेम के सिरे पर आ जाने के कारण लगभग कट गई है और दया बीचों बीच खड़ी है और बहुत सुंदर लग रही है। कर्नल साहब ने कोई भी ऐसा चित्र नहीं लिया जिसमें डीडी स्वयं हो, कुछ तो इसलिए कि डीडी अयाचित परामर्शदाता के रूप में उनकी बगल में ही जमा रहा, और कुछ इसलिए कि वो इस घृणित युवक का चित्र खींचना भी नहीं चाहते थे। इसीलिए बब्बन को ये एक चित्र भेजना पड़ा है। अब नायक कभी कभी इस चित्र के उस सिरे को अपलक देखता रहता है जिसमें नायिका कैमरे को प्रोफाइल देते हुए फ्रेम से बाहर किसी से बात कर रही है। उस किसी को डीडी मानकर वो बेबी डीडी दोनों के डायलॉग मन ही मन लिखता चला जा रहा है। साहित्यिक संवाद, फिर लेखक निर्देशक अभिनेता अभिनेत्री डीडी अपने को ही प्रॉम्प्ट करता है और दोतरफा डायलॉग बोलता है, यथा अस्मिता का वो प्रश्न शेष रह जाता है, जो शेष रह जाए कहीं उतना ही तो अस्मिता नहीं। इससे पूछिए ये क्या बकवास लगा रखी है, कहेगा इश्क में ऐसा भी होता है। एक दिन सुबह नहाने के समय जो डीडी ने ये गाना शुरू किया, हम आज कहीं दिल खो बैठे, यो समझो किसी के हो बैठे, तो रात तक यही धुन उसके मन मस्तिष्क पर मंडराती रही और बीच बीच में वो उसे प्रकट गुनगुनाता या गाता रहा और कभी कभी सीटी पर निकालता रहा। सेट पर 2 बार उसे इस उच्छृंखलता पर टोका भी गया। पैकअप होने पर उसने विधिवत गाया, बब्बन की तरह जीव मुंह से ऑर्केस्ट्रा प्रस्तुत करते हुए, हम आज कहीं टिंग 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 दिल खो बैठे। कैमरामैन राणे ने पूछा, अरे किधर में दिल खो बैठा, कौन का हो बैठा, अभी ये भी तो बताने का तिवारी। डीडी तिवारी ने ऊपर टंगी उस छोटी लाइट की ओर इशारा किया जिसे बेबी कहा जाता है। इस बेबी लाइट का? राणे को अचरज हुआ। फिर उसने लाइटमैन पांडुरंग से कहा, ये बेबी लाइट तिवारी से उतराने को बोल, इसको इस लाइट से मोहब्बत हो गई है। तिवारी सीढ़ी पर चढ़कर बेबी लाइट उतार लाया। लाइट अभी थोड़ी गर्म थी, लेकिन तिवारी ने उसे सीने से चिपकाया। लोग बाग हंसे और तब नायक ने कहा, इश्क में ऐसा भी होता है। इसी तरह एक बार जब डीडी अपनी यूनिट के एक अन्य सहायक के साथ चूहू चर्च रोड में रात बिताने गया और वहां एकत्र सिनेमा के मारों में नौटाक के दौरे के साथ इश्क पर बातचीत चल निकली, तब जाने उस पर क्या भूत सवार हुआ कि बची शराब एक सांस में खत्म करके उसने कांच का गिलास दीवार पर दे मारा। पंजाबी फिल्मों के सहायक डायरेक्टर रह चुके झिंगन ने उसे टोका, ओए क्या करता है तू? नायक ने झिंगन का गिलास लेकर खुद कटका और उसी तरह दीवार पर दे मारा। फिर बताया कि इश्क में ऐसा भी होता है। ये नहीं कि इश्क में ऐसा भी होने की प्रतीति नायक को सदैव ऐसी नाटकीयता के साथ ही हो रही है। कई छोटे छोटे प्रगीतात्मक से प्रसंगों में भी उसे यही अनुभूति दिन में न जाने कितनी बार हुई है। इधर वॉश बेसिन में मुंह धोएगा, मुंह धोकर नजर उठाएगा, दर्पण में अपने धुले गीले चेहरे को देखेगा, मुस्कुराएगा और कहेगा अपनी ही आंख मारकर, इश्क में ऐसा भी होता है। भले ही कोई अन्य व्यक्ति सच पूछिए तो स्वयं नायक ही ये समझ न पाए कि इस बीच ऐसा क्या हुआ जिसके होने की चर्चा है। कोई पुस्तक पढ़ता होगा, पढ़ते पढ़ते अटक जाएगा किसी सुंदर से शब्द पर, दिया सलाई की डिब्बी पढ़े जाते पृष्ठ पर रखकर पुस्तक बंद कर देगा, आंखें मूंद लेगा, लाड़ लड़ाएगा उस शब्द से और कहेगा, इश्क में ऐसा भी होता है।
कहीं रेडियो पर मीरा का कोई भजन या गालिब की कोई गजल सुनेगा, आंखें छल छला जाएंगी उसकी। पूछिए, इसमें रोने रोने को हुआने की क्या बात है भला? मीराबाई के पद घुंघरू बात कर नाचने की बात हो, या मिर्जा गालिब के जलाए न जलने और बुझाए न बुझने की सैकड़ों बार सुनी हुई है तुम्हारी। पहले तो कभी नहीं रोए। कहेगा इश्क में ऐसा भी होता है। नायक अब कभी कभी सड़क पर चलते चलते व्यर्थ ही छलांगे क्यों भरने लगा है? नायक बीबे 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 ऐसा उल्टा जाप क्यों करता है? नायक मार गांठ लग जाने पर इजारबंद को काटने की जगह पैजामा गांठ समेत क्यों उतारने की कोशिश करता है? नायक कभी कभी किसी काल्पनिक गेंद को किसी काल्पनिक बल्ले से खेलता हुआ रनिंग कमेंट्री क्यों करने लगता है? Well pitched up to the batsman, and Tiwari goes forward, drives it firmly, past the bowler for 4. जबकि तिवारी को बल्ला पकड़ने की तमीज नहीं है और क्रिकेट का उसका ज्ञान भी किताबी है। बहुत लंबी सूची बन सकती है ऐसे प्रश्नों की जिनका नायक के पास एक ही उत्तर है, इश्क में ऐसा भी होने वाला ठहरावल। इस सब से ये समझ बैठना गलत होगा कि हमारा जन्मजात रुआंसा नायक अब सदा उछाह में रहता है। वो गहन अवसाद में भी डूबता है। उसके चीकट तकिए की सिंचाई तब तब विधिवत होती रहती है। वो महान कलात्मक फिल्में बनाने के सपने देखता है। इन सपनों की पूर्ति के लिए अपने बचे हुए समय में पटकथाएं लिखता है, जिन्हें उसके जैसे कुछ अन्य संघर्षरत नवयुवकों के अतिरिक्त कोई देखने या सुनने को तैयार नहीं है। फिल्म जगत में उसे अपनी प्रगति की कोई राह खुलती नजर नहीं आ रही है। कभी कभी वो अपना ध्यान फिल्मों से हटाकर साहित्य या रंगमंच पर केंद्रित करना चाहता है, लेकिन उसमें भी गुजर बसर की विशेष संभावना नहीं है। और फिल्मों से जरा भी ध्यान हटाता है तो यहां उसे जो रूखी सूखी मिल रही है वो भी हाथ से निकलने लगती है। जब भी वो अपनी आर्थिक विवशताओं पर विचार करता है, अपने को हर दृष्टि से अयोग्य ही पाता है। न सूरत न शक्ल, केवल ताड़ खजूर की तरह लंबे होने से क्या होता है? गड्ढों में गए गाल कभी भरने वाले नहीं, कभी नहीं आने वाली है सीरी इस चेहरे पर। अक्ल अक्ल भी क्या खाक है। किसने कहा था कि बीए में हिंदी, इंग्लिश और हिस्ट्री लो? किसने कहा था कि रंगमंच पर अपना समय बर्बाद करो? कौन था वो अक्लमंद जो बीए में 58.5% नंबर लाया? 1.5% और नहीं आ सकते थे क्या? और चलो साहित्यिक से भी आदमी थे तो वहीं रहते ना, इलाहाबाद एजी दफ्तर में कंपटीशनों की तैयारी करते, अच्छी नौकरी पा जाते, तब सुविधा में लिखते पढ़ते। तुमसे किसी डॉक्टर ने कहा था कि बंबई जाओ फिल्मों में, और तुम्हारी कोई भी बात कायदे की नहीं होती भाई। ये भी क्या कि 2-3 दिन के लिए पहाड़ गए और पहाड़ सा बोझ लाद लाए सिर पर, प्रेम का। प्रेम तुम प्रेम नहीं कर रहे हो, अपनी जग हंसाई करा रहे हो। तुम इसी लायक हो। मैं इसी लायक हूं, सच। मैं किसी लायक नहीं, मैं उस किसी के लायक नहीं। हाय, ऐसा सोचता है हमारा नायक और तकिया माता की छाती में सिर छिपाकर फपकता है। इश्क में कदाचित ऐसा भी होने वाला ठहरा पल।